हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एनआईएसएम का जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का 5A करके जो भी सीरीज है उसके बारे में हम पूरा अब डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो यहाँ से लेके 12 वीडियो में बनाऊंगा, 12 के 12 वीडियो में पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक हम ये वीडियोस बनाने वाले हैं, जिसमें आपको पूरा एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे। और अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि प्रैक्टिकली आप आपका खुद का इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके या आप आपके बिहाफ पे खुद म्यूचुअल फंड आपके लिए चूज कर सके, तो भी आप ये पूरी सीरीज देख के आप आपका खुद का डिसीजन ले सकते हैं। ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं। ये पूरी की पूरी सीरीज हम पेपर के हिसाब से तो बनाएंगे ही, जहां पे हम जो एमसीक्यू होंगे वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पूरे प्रैक्टिकल वे से बनाएंगे ताकि आप आपके पेपर पासिंग के बाद भी आप प्रैक्टिकली उस चीजों को अप्लाई कर सको, वैसे आप कस्टमर एनालिसिस कर सको और बाकी की जो भी इंफॉर्म डिसीजन होते हैं वो आप ले सको। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एनआईएसएम का ये सर्टिफिकेशन है हमारा 5A करके। ओके, तो एनआईएसएम क्या है? एनआईएसएम एक ऐसी एजुकेशनल बॉडी है, सेबी रेगुलेटेड, जो सर्टिफिकेशन और सीपीए प्रोग्राम जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं। क्यों? तो उनका एक ही पर्पज है कि ये जो स्टॉक मार्केट है या ये जो इक्विटी पूरा का पूरा मार्केट है, इसमें स्किल्ड या इथिकल प्रोफेशनल बने। मतलब क्या कि इथिक्स से या स्किल्ड यहाँ पे जो भी आते हैं, जो प्रोफेशनल यहाँ पे आते हैं वो स्किल्ड रहे, ना कि मतलब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं ऑप्शन के इस पे और टेलीग्राम पे या उधर उधर टिप लेके, और क्या होता है मार्केट में वो पैसा गवाते हैं। तो ये स्किल मतलब लर्निंग का जो कर्व है, जो मार्केट की लिटरेसी रेट है वो बढ़ाने के लिए एनआईएसएम काम करता है। ओके, स्ट्रेंथन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो क्या होता है, अच्छे इन्वेस्टर अगर आने लगे, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस अगर बढ़ने लगा, इन्वेस्टर को अगर समझ में आने लगा कि सिक्योरिटी मार्केट क्या है, तो वो और इन्वेस्ट करेंगे और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए एनआईएसएम ट्राई करता है। ओके, इन्फ्लुएंस क्वालिटी ऑफ अ इंटरमीडिएटरी। तो ये जो क्वालिटी ऑफ अ इंटरमीडिएटरी और मार्केट पार्टिसिपेंट है, जैसे कि हम हो गए जो रिटेल एज अ रिटेल जाते हैं, उसके बाद म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, ये भी म्यूचुअल फंड में एक पार्टिसिपेंट हो गए। उसके बाद म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, ये भी म्यूचुअल फंड की कंपनीज पार्टिसिपेंट हो गई मार्केट की। तो इन सब में एक प्रैक्टिकल वे और स्किल्ड सब रहे और इथिकल वे ये सब ट्रांजैक्शन हो, इसके लिए एनआईएसएम ट्राई करते हो। ओके, और इनकरेज अ ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन सिक्योरिटी मार्केट। तो ज्यादा से ज्यादा लोग नॉलेजेबल हो और इस मार्केट की तरफ आए और अच्छा खासा वेल्थ यहाँ पे जनरेट करे, यही एनआईएसएम का एक पर्पज है। ओके, तो क्वालिटी प्रोफेशनल, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़े। उसके बाद ग्रोथ, मार्केट की ग्रोथ हो, अगर ज्यादा इन्वेस्टर आते तो ऑटोमेटिकली मार्केट की ग्रोथ होगी। उसके बाद कंटिन्यूअस लर्निंग, लर्निंग का एक अच्छा प्लेटफॉर्म एनआईएसएम में, जहां पे आप अगर एग्जाम नहीं भी देना चाहते फिर भी आप लर्न कर सकते हो और लर्न करके आप आपका इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। और बेटर इकोसिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी मतलब अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप जॉब प्रोफेशनल हो, तो आप आपके करियर में एक एडवांटेज सर्टिफिकेशन चाहिए तो भी आप एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन रिकॉग्नाइज करती है, तो आप यहाँ से सर्टिफिकेशन करके आपके करियर में एक एडवांटेज ले सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की सर्टिफिकेशंस एनआईएसएम प्रोवाइड करती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड का हो गया जो हम अब इस सीरीज में देखने वाले, उसके बाद इक्विटी का हो गया, डेरिवेटिव का हो गया, उसके बाद कंप्लायंस रिलेटेड सर्टिफिकेशंस यहाँ पे अवेलेबल है, रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है, इन्वेस्टर एडवाइजरी, आप अगर आपकी खुद की फर्म खोलना चाहते हो तो यहाँ पे वो भी सर्टिफिकेशंस, वो नॉलेज अवेलेबल है। अगर आप नहीं भी खोलना चाहते, अगर आप सिर्फ नॉलेज लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो और आप उसका नॉलेज ले सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारा एनआईएसएम का जो हमने मेन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का कोर्स है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी जो एग्जाम होनी है उसके ओवरव्यू सबसे पहले हम दे देते हैं कि इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप बनना चाहते हो या अगर आप किसी कंपनी के साथ एज ए एम्प्लॉयर काम करना चाहते हो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको इस सर्टिफिकेशन का जरूरत होगा। तो अगर आपको खुद की भी आपकी फर्म शुरू करनी है तो ये एक बेस्ट करियर ऑप्शन आज इंडिया में हो सकता है, क्योंकि अगर हम एसआईपीज का या म्यूचुअल फंड का इनफ्लो अगर देखें तो बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर से वो रेट बढ़ रहा है, फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में बढ़ रही है, तो ये एक अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। ओके, तो एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड और स्ट्रक्चर क्या होता है म्यूचुअल फंड का, डिफरेंस काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ये सब आपको समझ में आ जाए और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको आपके बिहाफ पे, और आपके क्लाइंट अगर आपका है तो उसको एनालिसिस करके उसको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में आप मदद करो, ये होता है। ओके, अंडरस्टैंडिंग हाउ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इन द मार्केट प्लेस, हाउ स्कीम्स एंड इवैल्यूएटेड रिकमेंडेड, मतलब रिकमेंडेशंस कैसे होने चाहिए और आपको कैसे आपके जो भी आपके कस्टमर है उसे इवैल्यूएट कैसे करना है। उसके बाद गेट ओरिएंटेड एंड लेजिटिमेट अकाउंटिंग, वैल्यूएशन एंड टैक्सेशन, ये सब जो है अकाउंटिंग क्या होता है, वैल्यूएशन क्या होता है और टैक्सेशन से आप कैसे बेनिफिट ले
सकते हो, ये सब चीज़ें आपको समझ में आए, इसके लिए पूरा स्ट्रक्चर उसी वे से आपका NISM 5A का डिजाइन है। ओके, तो असेसमेंट का अगर हम देखें स्ट्रक्चर, अगर हम देख ले तो 100 मार्क का आपका पेपर होगा, उसके लिए आपको 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, मतलब आपको 100 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क का एक, मतलब 100 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा पेपर होगा। ओके, 2 घंटे का आपको मतलब 120 मिनट्स आपको मिलेंगे, 2 घंटे, जिसमें आपका पासिंग स्कोर होगा 50%। और द बेस्ट मतलब जो यहाँ पे है बाकी NISM के जो RI और RA उसमें निगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। तो ये हमारा ये पेपर पैटर्न कह सकते हैं हम, ये पेपर पैटर्न है कि 100 क्वेश्चन 1 मार्क ईच, और 100 मार्क का आपका पेपर होगा 50% पे, अगर आप 50 मार्क्स से ज्यादा लाते हो तो आप पास हो जाओगे। ओके, रजिस्टर्ड कैसे करना है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए भी पूरा का पूरा हमने वीडियो बनाया हुआ, वो आप देख सकते हैं, नहीं तो ये nism.ac.in पे जाके आप यहाँ पे सर्टिफिकेशन पे जाके वहाँ पे NISM 5 अगर आप चूज करो तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, इसके लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको आसानी हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सेंटर में हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या लिबरेट ऑफिस का जो कैलकुलेटर है वो मिलता है, तो आपको उसके साथ हैंडी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये ध्यान में रखो कि अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन अगर पेपर में आता है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वहाँ पे आपको अवेलेबल होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कैलकुलेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कैसे करते हैं ये थोड़ा सा आप मतलब प्रैक्टिस उसकी कर लो। आपको मैन्युअली कैलकुलेशन आ रहा है, कुछ एडवांस कैलकुलेटर होते हैं उस पर आप कर ले रहे हो, लेकिन वहाँ पे एडवांस कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो आपको वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करना आना चाहिए। ओके, तो आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस रखो, बाकी न्यूमेरिकल आता है तो आप इससे कर सकते हो। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं, हमारा ये कंटेंट देख लेते हैं पहले हम, जो ये पूरा जो NISM की 5A का जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो हमारा कोर्स है इसका कंटेंट क्या क्या इंक्लूड है। ओके, तो सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा है इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। तो इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट एंड देयर फाइनेंशियल गोल, मतलब इन्वेस्टर जो भी है, जो भी इन्वेस्टर आपके पास आएगा, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो तो कोई इन्वेस्टर अगर आपके पास आता है तो उस इन्वेस्टर का लैंडस्केप मतलब उसका आपको पता करना है कि वो इन्वेस्टर कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, उसकी लाइबिलिटीज क्या है, उसकी एसेट्स क्या है, वो किस लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये पूरा इन्वेस्टर का एनालिसिस करना जो है ये हम पहले चैप्टर में सीखेंगे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे सेविंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो सेविंग अलग होती है, इन्वेस्टिंग अलग होती है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली लोग दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत अलग चीजें, ये हम देखेंगे। उसके बाद डिफरेंट एसेट क्लासेस हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट में रिस्क क्या क्या होती है, ये रिस्क देखेंगे। रिस्क मेजर एंड मैनेजमेंट, जो रिस्क होती है उसे मैनेज कैसे किया जाए ये हम देखेंगे। उसके बाद बिहेवियरल बायस रहते हैं, बिहेवियरल इंपैक्ट होते हैं कुछ, वो हम देखेंगे। उसके बाद रिस्क प्रोफाइलिंग, कोई भी इन्वेस्टर अगर आपके पास आता है तो आपकी उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग करनी होती है, मतलब वो कितना रिस्क ले सकता है, द एबिलिटी टू टेक रिस्क, उसकी एबिलिटी कितनी है। ओके, तो ये हम एनालिसिस करते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग एसेट अलोकेशन, एसेट अलोकेशन जो होता है अलग अलग डिफरेंट सेक्टर में हो गया, अलग अलग एसेट्स में होगा, ये जो हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं एसेट अलोकेशन, ओके, वो हम सीखेंगे। उसके बाद हम डू इट यूर सेल्फ वर्सेस टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प, मतलब आप खुद से म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, या आप एक प्रोफेशनल की हेल्प लेके ये काम कर सकते हो। अगर आप ये कोर्स कर रहे हो, अगर आप ये एग्जाम दे रहे हो, तो आपका मोटो ये है कि आप एज अ प्रोफेशनल कोई अगर आपके पास आता है तो उसके लिए आप हेल्प करो उसका म्यूचुअल फंड चूज करने में। और अगर आप खुद के लिए भी ये सीखना चाहते हो तो ये पूरा प्रैक्टिकल हम कोर्स बना रहे हैं, तो आप यहाँ से वो भी सीख सकते हो। ओके, तो सेकंड चैप्टर हम देखेंगे वो क्या है, कंटेंट एंड रोल ऑफ अ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड का रोल क्या है, ये पूरा वर्क कैसे करता है, वो जो कंसेप्ट म्यूचुअल फंड के रिलेटेड है वो सब सेकंड चैप्टर में होगी। ओके, थर्ड चैप्टर में रहेंगे हमारे लीगल स्ट्रक्चर जो होते हैं म्यूचुअल फंड का, वो होगा लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, हम फोर्थ चैप्टर में देखेंगे। फिफ्थ चैप्टर में हमारा रहेंगे स्कीम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कोई भी अगर इंडिविजुअल स्कीम होती है तो सेबी के कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को खुद फॉलो करने होते हैं, वो सब वहां पे हम देखेंगे। ओके, देन सिक्स्थ चैप्टर रहेगा हमारा फंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, तो डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग चैनल्स क्या होते हैं और मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस होती है वो। सेवेंथ चैप्टर रहेगा हमारा नेट एसेट वैल्यू, एनएवी करके कंसेप्ट होती है, एनएवी से ही म्यूचुअल फंड चलता है। कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आप देखो तो उसे आप जब एनालिसिस करने जाते हो तो सबसे पहले आता है एनएवी, एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू, तो ये डिटेल में हम इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद एट चैप्टर में हम देखेंगे टैक्सेशन, तो टैक्सेशन
मैनेज कैसे करना है, लीगली हम टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं, इल्स करके फंड होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके टैक्स सेव कर सकते हैं, तो ये सब हम देखेंगे 8 चैप्टर में। उसके बाद 9 चैप्टर में इन्वेस्टमेंट सर्विसेज जो होते हैं, एनएफओ होता है, एनएफओ मतलब जब फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सेकेंडरी मार्केट में आता है तो तब एनएफओ रिलीज करता है, जैसे आईपीओ होता है हमारा स्टॉक मार्केट में वैसे, तो वो सब चीजें हम देखेंगे, केवाईसी और बाकी वो सब चीजें जो होती है वो देखेंगे। उसके बाद 10 चैप्टर में हमारा रहेगा रिस्क मैनेजमेंट, रिटर्न एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फंड, मतलब रिस्क कितनी है उस फंड में, उसके बाद उस फंड का रिटर्न कितना है और उस फंड का परफॉर्मेंस क्या है, ये सब एनालिसिस कैसे करते हैं और फ्यूचर के लिए फोरकास्ट कैसे करते हैं, ये सब हम वहां पे देखेंगे। 11 चैप्टर रहेगा म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्मेंस की, कोई भी स्कीम का परफॉर्मेंस हम एनालिसिस हमें कैसे करना है वो रहेगा। 12 चैप्टर रहेगा हमारा म्यूचुअल फंड स्कीम का सक्सेशन जो सिलेक्शन, सॉरी, तो सिलेक्शन, कोई भी अगर आपको म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करनी है तो उसके लिए कौन से पैरामीटर आपको देखने होंगे, या किसी भी म्यूचुअल फंड को एनालिसिस कैसे किया जाता है, ये सब हम 12 चैप्टर में देखेंगे। तो ये 12 चैप्टर का पूरा हमारा ये सिलेबस मैंने आपको बता दिया। तो आज के इस वीडियो में पूरा हम कवर करेंगे फर्स्ट चैप्टर, और 12 आपको ऐसे ही वीडियो आएंगे फुल डिटेल, जिसमें अगर आप सिर्फ वो 12 वीडियोस भी देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप आपके एग्जाम में 80+ स्कोर्स कर सकते हो। ओके, तो पूरा डिटेल में मैंने पूरा बनाया हुआ है, तो मैं आपसे थोड़ी माफी मांगता हूं क्योंकि वीडियोस थोड़े लंबे होंगे, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में और प्रैक्टिकल वे में ये पूरा कंटेंट बनाया हुआ है, तो थोड़े से वीडियो लंबे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब सिलेबस का जो आउटलाइन है वो हम देख लेते हैं कि कहां पे कितना वेटेजेस है। ओके, वेटेज कितना है, तो हर एक चैप्टर को अलग अलग वेटेज है, तो वो वेटेजेस हम समझ लेते हैं ताकि आप उस हिसाब से आप आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस या एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सको। ओके, तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 जो है हमारा, उसमें रहेंगे हमारा 8 मार्क का वेटेज उसको है। ओके, देन पूरा टोटल मैंने जैसे बनाया 100 मार्क का पेपर हमारा होगा, 8 मार्क का वेटेज हमारा इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप को है। देन सेकंड जो रहेगा, सेकंड यूनिट को हमारा है कंसेप्ट ऑफ रोल म्यूचुअल फंड को 6% का वेटेज वहाँ पे रहेगा, मतलब 6 मार्क का वेटेज हो रहा रहेगा। लीगल स्ट्रक्चर एंड म्यूचुअल फंड का 6 मार्क्स का वेटेज उस चैप्टर को रहेगा। लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को 4 मार्क का वेटेज रहेगा। तो स्कीम रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन को 10 मार्क का वेटेज रहेगा। तो ये 2 चैप्टर है, इसको ज़्यादा वेटेज है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना होगा। फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट को भी 10 मार्क का वेटेज रहेगा, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस इस चैप्टर पे करना होगा। नेट एसेट वैल्यू, टोटल एक्सपेंस रेशियो, एनएवी वाला जो है इसको 6 मार्क का वेटेज रहेगा। टैक्सेशन वाले को 8 मार्क का वेटेज रहेगा। इन्वेस्टर सर्विसेज को 4 मार्क का वेटेज। रिस्क रिटर्न जो हमारा परफॉर्मेंस ऑफ फंड है, रिस्क रिटर्न वाला, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब भी कोई इन्वेस्ट करने आता है तो रिस्क होती है। तो ये देखो यहाँ पे एनआईएसएन ने भी ऐसे डिजाइन किया है कि इस चैप्टर को सबसे ज्यादा वेटेज है, तो 15 मार्क का वेटेज इस चैप्टर को रहेगा 10 चैप्टर को। तो आपको ये इंपॉर्टेंट में आपके रखना है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो, और फाइनल जो नोट आप बनाओगे उसमें भी आपको ये इंपॉर्टेंट में रखता है। ओके, म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्मेंस ये वाला जो है 7 मार्क्स का वेटेज, और म्यूचुअल फंड का जो स्कीम सिलेक्शन है इसको 7 मार्क का वेटेज। तो आप यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट लेके अगर आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए होता तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो ये ऐसे वेटेज हमारा रहेगा पूरा का पूरा पेपर के लिए। ठीक है, तो अब यूनिट 1 की तरफ हम जाते हैं, तो यूनिट 1 शुरू करते हैं। तो यूनिट 1 में हम क्या सीखने वाले, इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। इसका मतलब क्या, अंडरस्टैंडिंग द कंप्लीट वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग। ओके, तो इन्वेस्टिंग का ये जो पूरा वर्ल्ड है जहां पे अलग अलग एसेट क्लासेस है, इस सबको अंडरस्टैंडिंग करना मतलब इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। ठीक है, तो यहां पे हम क्या सीखेंगे आज, इन्वेस्टर एंड देयर फाइनेंशियल गोल्स। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर क्या होता है और उसके फाइनेंशियल गोल्स कौन से होते हैं ये हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे सेविंग और इन्वेस्टिंग। ओके, सेविंग मतलब क्या और इन्वेस्टिंग मतलब क्या। सेविंग और इन्वेस्टिंग सच में बहुत दो डिफरेंट चीजें हैं। ये मैं पूरे सिंपल वे से आपको समझाऊंगा, मतलब 5th क्लास का बच्चा भी समझ ऐसे वे में ही मैं आपको ये सब समझाने वाला हूं। ओके, डिफरेंट एसेट क्लासेस कौन से होते हैं, इक्विटी होता है, रियल एस्टेट होता है, कमोडिटीज होता है, रीट्स होते हैं, डिजिटल एसेट्स होते हैं, क्रिप्टो करेंसीज होते हैं, ये सब क्या होते हैं, अलग अलग डिफरेंट जो एसेट क्लासेस होते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट रिस्क, रिस्क कौन सी होती है, लिक्विडिटी रिस्क होती है, क्रेडिट रिस्क होती है, ऐसे अलग अलग रिस्क होती है, वो सब देखेंगे। उसके बाद रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, रिस्क किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रिस्क कैसे मेजर की जाए और उसको मैनेज कैसे किया जाए। मेजर हम कर लेते हैं लेकिन मैनेज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क तो रहेगी थोड़ी बहुत, लेकिन उसको मैनेज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, उसके बाद बिहेवियरल बायस रहते हैं, भाई ह्यूमन है तो बिहेवियर तो आएगा, तो ये इमोशनल फैक्टर जो होते हैं इसको मैनेज कैसे करना है, ये बिहेवियरल बायस कौन से होते हैं अलग, ये हम देखेंगे। उसके बाद रिस्क प्रोफाइलिंग, किसी भी इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइलिंग कैसी की जाए ये हम देखेंगे। और अंडरस्टैंडिंग एसेट अलोकेशन की, अलग अलग एसेट क्लास में जो हम हमारा पैसा डाइवर्सिफाई करते हैं, ये एसेट अलोकेशन वर्क कैसे करता है ये हम देखेंगे। डू इट योरसेल्फ और टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, तो
चलो चलते हैं हमारी पहली स्लाइड पे और देखते हैं कि क्या। ओके, तो इन्वेस्टर एंड देयर फाइनेंशियल गोल। तो इन्वेस्टर एंड देयर फाइनेंशियल गोल मतलब क्या? तो ये देखो, अब एकदम फ्रिक्वेंटली हम जो कहते हैं, ये फ्रिक्वेंटली आने वाले क्वेश्चन है, ये मेरे तरफ भी आते हैं क्योंकि मैं पिछले 6-7 साल से स्टॉक मार्केट में एक्टिव हूँ एज ए इन्वेस्टर, और मैं आर ए और आर आई के लिए मतलब मेरे वो एग्जाम क्रैक हो चुके हैं। तो मेरे पास भी जब ये क्वेश्चन आते हैं, ये फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है। ओके, तो ये फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन कौन से आता है? प्लीज सजेस्ट सम गुड इन्वेस्टमेंट। ओके, मतलब क्या कि गुड इन्वेस्टमेंट हमें कुछ सजेस्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद विच म्यूचुअल फंड स्कीम शुड वी बाय। ओके, मतलब कोई भी अगर रहता है तो एक फ्रीक्वेंटली पूछ लेता है भाई कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम बाय की जाए। ओके, विच इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम, देन विच इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट कौन सी है। लेकिन आप अगर इसका आंसर दे रहे हो, अगर आप एज्यूम भी कर रहे हो, तो आपका आंसर आपके माइंड में रखना। मैं आपको इसका सही आंसर आपको अभी बताता हूँ। ओके, शुड आई इन्वेस्ट इन अ स्टॉक और रियल एस्टेट? ओके, व्हाट इज योर व्यू ऑन अ स्टॉक मार्केट एंड आर माई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर, मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट के रियली ये जो क्वेश्चन आते हैं, ये सब क्वेश्चन का एक प्रॉपर आंसर नहीं हो सकता। क्यों, मैं आपको बताता हूं। मेरे लिए जो इन्वेस्टमेंट सही है वो आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट सही है वो मेरे लिए सही नहीं है। एक एजम्पशन करते हैं हम, मान लो एक बच्चा है 25 साल का हमारे जैसा, मतलब मैं हूं, मान लो मैं ले लेता हूं, मैं 25 ईयर का हूं, और यहां से अगर मैं रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा हूं, ओके, तो मेरे रिटायरमेंट प्लानिंग वाला जो मेरा गोल है उसके लिए मेरी इन्वेस्टमेंट अलग होगी। ओके, लेकिन मेरी जो ग्रोथ के लिए इन्वेस्टिंग है वो अलग रहेगी। कैसे? मान लो मेरे आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो क्लाइंट आपको बोलता है सर मुझे एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट बता दो। ठीक है, मैं आपको बताता हूं भाई ये म्यूचुअल फंड है एबीसी लिमिटेड, ये बहुत बढ़िया म्यूचुअल फंड है। ओके, आपके पास एक क्लाइंट आता है जिसकी उम्र है 25 साल, तो वो 25 साल का जो आदमी आपके पास आता है उसके इन्वेस्टमेंट गोल कंप्लीटली अलग है अगर आपके पास कोई 50-55 एज का कोई आदमी आ रहा है। 25 साल के बंदे को आप क्या बताओगे? भाई तू इक्विटी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट कर। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास आने वाले 10-15-20 साल आपकी इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने के लिए है। लेकिन जब 55-50 साल का कोई इंडिविजुअल आपके पास आता है उसके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप अगर उसको इक्विटी प्रेफर कर रहे हो या इक्विटी इन्वेस्टमेंट अगर आप उसको बता रहे हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड बता रहे हो, तो ये उसके लिए कन्वीनियंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओके, तो ये बात हमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है या कोई भी आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट की एडवाइस लेने आता है, तो हर एक के लिए हर एक इन्वेस्टमेंट सही नहीं होता। हर एक इंडिविजुअल के लिए हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अलग अलग तरीके से काम करता है। मेरा टाइम होराइजन है 10 साल यहां से इन्वेस्टमेंट का, आपका टाइम होराइजन है 5 साल, किसी और का टाइम होराइजन है 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ। हमारे लिए और उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट सेम नहीं रह सकती। हमारे लिए वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पूरा अलग है और उसके लिए वही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पूरे डिफरेंटली बिहेव करेगा। तो ये चीज सबसे पहले हमें ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल आपके पास, अगर आपके पास ये एग्जाम आप क्रैक भी कर लेते हो और अगर आपके पास क्लाइंट आता है, अगर आप इंडिविजुअली डालते हो तो भी, अगर आप कॉर्पोरेट में भी अगर वर्क कर रहे हो तो भी कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है कि मुझे इस साल का अच्छा म्यूचुअल फंड बता दे, लेकिन उसकी रिस्क एपेटाइट पूरी एनालिसिस करने के पहले ही आप उसे कोई भी इन्वेस्टमेंट बता नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए कौन सा फिट है यही तो हमें सीखना है इस पूरे के पूरे कोर्स में। यही हमें सिखाया जाता है इस कोर्स में। और एनआईएसएम का जो मैं इथिकल प्रैक्टिस बोली, यही इथिकल प्रैक्टिस होती है कि जिसके लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वही उसे प्रेफर की जाए, ना कि कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उसे बताया जाए। ओके, इसके लिए एक राइट अप्रोच होता है, स्टार्ट विथ व्हाई। व्हाई व्हाई यू शुड इन्वेस्ट, आपको इन्वेस्ट क्यों करना है। ओके, ये जो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा ये स्टार्ट होना चाहिए व्हाई। तो व्हाई के बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल गोल्स आर देयर। तो सबसे पहले फैमिली सिक्योरिटी के लिए हो सकता है किसी को, मान लो हमारी फैमिली आगे आने वाली, मैं 20 साल का 25 साल का कोई बंदा है, वो अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहा हो, वो अपने माता पिता का बुढ़ापे का प्लानिंग कर रहा हो या अपनी आने वाली अगली फैमिली का प्लानिंग कर रहा हो, फैमिली सिक्योरिटी हो गई। उसके बाद चाइल्ड एजुकेशन, कोई होता है जिसको अपने चाइल्ड के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए होता है, तो वो चाइल्ड एजुकेशन का पैसा आपको कितने साल में चाहिए? 5 साल में चाहिए, 10 साल में चाहिए? अगर आपका चाइल्ड आज अगर मान लो 10वीं में 12वीं में, तो आपको उसको 2 साल 5 साल में वो ग्रेजुएशन में जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएगा, तब उस पैसे की जरूरत पड़ेगी। चाइल्ड एजुकेशन ये एक गोल हो गया। ड्रीम वैकेशन बहुत सारे लोगों का होता है, वैकेशन भी एक गोल होता है। अब मॉडर्न जमाने में तो जेनजीज को तो यही गोल, मतलब वैकेशन एक मतलब मेजर गोल बन चुका है। ओके, बाइंग अ हाउस,
आपको अगर फ्यूचर में हाउस बाय करना है तो उस कितने साल में आपको हाउस बाय करना है, ये भी एक गोल हो सकता है। रिटायरमेंट प्लानिंग, ओके, रिटायरमेंट प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट गोल है जो सबके पास होना चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग का फंड। उसके बाद वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन मतलब क्या, अच्छी खासी हमारी वेल्थ यहाँ से बने, ये भी बहुत सारे लोगों का गोल होता है। तो अलग अलग गोल के लिए अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अलग, वेल्थ क्रिएशन के लिए अलग, ग्रोथ ओरिएंटेड ऑप्शन अलग होते हैं, फिक्स्ड इनकम ऑप्शन अलग होते हैं। तो ये अलग अलग एक्सप्लोर करना हमें जरूरी होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे अब व्हाई इन्वेस्ट। तो किसी भी आदमी को व्हाई इन्वेस्ट, व्हाई व्हाई मुझे इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। कोई भी अगर आपके पास आता है, आपकी फर्म है, भाई मुझे इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए तू बता, तो आप क्या बताओगे। तो इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए, और किसी भी आदमी की अगर इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट हो रही है तो वो भाई से होनी चाहिए कि मैं ये इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि चाइल्ड एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया डॉटर का या सन का, ग्रैंड वेडिंग हो गई, बहुत ग्रैंड वेडिंग इंडिया में होती है तो उसके लिए हो सकता है, रिटायरमेंट के लिए, लाइफस्टाइल के लिए हो सकता है। उसके बाद किसी को अपनी गाड़ी बाय करनी है 5 साल 10 साल में, तो उसकी वो एक ड्रीम हो गई या वो उसका एक गोल हो गया। उसके बाद बाइंग हाउस, आपको फ्यूचर में अगर कोई घर खरीदना है, वो बिग वैकेशन, ये हो गए आपके मोस्ट कॉमन गोल्स, ओके। नॉन कॉमन गोल जैसे होते हैं स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, बिजनेस के लिए आपको करना है, ये कॉमन इतने होते नहीं, लेकिन ये भी गोल होते हैं, ओके। और हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत सारे लोग अपना फंड जमा करते हैं, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, तो हमारी जो आने वाली फ्यूचर में जो हमारे आने वाले एक्सपेंसेस है, वो अगर हमारी तब की इनकम के साथ मीट नहीं कर रहे तो हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब क्या, 5 साल बाद मुझे एक कार बाय करनी है, ठीक है। उस कार की कीमत है 12 लाख रुपीज, 12 लाख रुपीज हम नॉर्मल लेते हैं, ठीक है। नेक्सॉन बाय करनी है मुझे, 12 लाख रुपीज की, ठीक है। तो मेरी 5 साल बाद, यहां से 5 साल बाद 12 लाख रुपीज मेरी उस समय मेरे पास होंगे या नहीं होंगे, ये एक क्वेश्चन है। तो अगर मुझे ये मेरा जो गोल है ये अगर मीट करना है, और तभी उस टाइम पे 5 साल बाद मेरी सैलरी अगर इस गोल से मीट नहीं कर रही, मेरा जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो, तो मुझे इस गोल के लिए आज से कुछ थोड़ी थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करनी होगी, ताकि वो 5 साल तक 12 लाख रुपीज बन जाए, ठीक है। आया आपके ध्यान में क्या, कि फ्यूचर में अगर हमारा कुछ एक्सपेंस है या हमारा कुछ गोल है, अगर तब की हमारी इनकम वो मीट नहीं कर रही, तो हमें आज से कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करनी होगी, ताकि हम हमारा वो जो भी फाइनेंशियल गोल है वो मीट कर सके, ठीक है। ये गोल कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है, कोई का हो सकता है चाइल्ड एजुकेशन हो सकता है, मैरिज हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। तो तब उसको फाइनेंस करने के लिए हम अभी जो हमारे पास अमाउंट है वो हम जो थोड़ी 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 करके कहीं पे डालेंगे, ताकि तब तक हमारे गोल जितनी अमाउंट हमारे पास एक्यूमुलेट हो जाए। इसीलिए हमें करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हमारी जो इनकम है, सैलरी हो गया, प्रोफेशनल फीस हो गया, बिजनेस इनकम जो भी है, वो लेस देन कॉस्ट ऑफ आवर गोल्ड, मतलब हमारा जो गोल है उसका कॉस्ट वो मीट नहीं कर रही, इसीलिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट का हमारा व्हाई का हमें आंसर मिल गया। तो व्हाई ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे एक चाइल्ड के एजुकेशन के लिए करना है, मैरिज के लिए करना है, समथिंग जो भी होगा वो, ठीक है। तो हम आज इन्वेस्ट करेंगे और हमें फुलफिल हमारा गोल, मतलब तो जो हमारा फ्यूचर में आने वाला गोल है उसके लिए हम आज से इन्वेस्ट करेंगे, ताकि उस समय पे वो हमारा गोल मीट हो सके, ओके डन। तो द गोल सेटिंग प्रोसेस, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कि गोल सेटिंग प्रोसेस, तो आपको वो व्हाई क्लियर होना चाहिए कि किसके लिए मुझे इस पैसे की जरूरत है। तो जो हमारा गोल होता है वो सेट कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई लाइफ इवेंट, कि कौन सा ऐसा इवेंट है जिसके लिए मैं ये पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, ओके। तो इसमें दो टाइप्स ऑफ इवेंट्स होते हैं, एक होता है डिजायरेबल और प्लानिंग इवेंट, मतलब डिजायरेबल मतलब हमें वो चाहिए फ्यूचर में, या प्लानिंग मतलब हम उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, चाइल्ड का एजुकेशन प्लान कर रहे हैं, मैरिज प्लान कर रहे हैं, रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, हमें पता है कि 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, जो भी आपकी एज होगी उसके हिसाब से हमारा रिटायरमेंट आने वाला है, तो उसे हमें प्लान करना होगा। ये डिजायरेबल गोल हो गया। और कुछ होते हैं अनडिजायरेबल या अनप्लान्ड इवेंट्स, ओके, समझ में आ गया। डिजायरेबल और प्लान मतलब कि हम खुद उसे प्लान कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में आने वाला है, और अनडिजायरेबल या अनप्लान इवेंट्स मतलब क्या, कि हम उसे प्लान नहीं कर रहे लेकिन वो इमीडिएटली आ गया। क्या हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिजायरेबल और प्लान इवेंट जो हम कहते हैं उसमें सबसे पहले आता है चाइल्ड एजुकेशन हो गया, जैसे हमने पिछले स्लाइड में जो देखे, ये सब वही रिटायरमेंट हो गया, ड्रीम हाउस हो गया ये। लेकिन अनप्लान्ड इवेंट जो होते हैं, जो इमीडिएटली आ जाते हैं, वो क्या, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, होना, बट मान लो
किसी की अब घर में तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटलाइजेशन, इमीडिएट इवेंट जिसके बारे में हमने प्लान नहीं किया था, इमीडिएट आ गया। कुछ एक्सीडेंट हो गया, इमीडिएट आ गया। थिफ्ट हो मतलब चोरी हो गई आपके यहाँ पे, फायर हो गया। तो ये जो अनप्लैंड इवेंट है या अनडिजायरेबल इवेंट है जो हमारे तरफ आते हैं, इनके लिए हमें प्रोटेक्शन चाहिए होता है, ताकि ये इवेंट हमें हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसे डिस्टर्ब ना करे। ओके, तो इसी के लिए होता है हमारा इंश्योरेंस। ठीक है, तो इंश्योरेंस मतलब क्या होता है कि ये जो अनडिजायरेबल इवेंट है हमारे, उनसे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्शन, मतलब हमारा इंश्योरेंस। ओके, और एक होता है हमारा इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो इमरजेंसी फंड मतलब क्या कि कोई भी सिचुएशन आ गई, मान लो आप जॉब कर रहे हो, अगर आपकी जॉब 3 महीने में 6 महीने में चली गई, तो क्या, तो आपके पास इतना एक्सपेंस होना चाहिए, आपके पास खुद की सेविंग इतनी होनी चाहिए कि आप मिनिमम 6 मंथ्स ऑफ योर एक्सपेंसेस आपके लिक्विड फंड में होने चाहिए। मतलब क्या, ऐसी जगह पे जहां पे आप उन्हें डायरेक्टली कभी भी विड्रॉ कर सको, एफडी हो गई, बैंक अकाउंट हो गया। क्यों, अगर कुछ इमरजेंसी आ जाती है, मेडिकल एक्सपेंस आ जाता है, आपकी जॉब चली जाती है, कुछ भी इमीडिएट अगर आ जाता है जो अनडिजायरेबल आपके इवेंट है, तो आपको ये इमरजेंसी फंड उस समय में हेल्प करता है। ओके, और हमारा जो इंश्योरेंस होता है, ये इंश्योरेंस हमें तब प्रोटेक्ट करता है। हॉस्पिटलाइजेशन आ गया, उसके लिए हमारा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। एक्सीडेंट इंश्योरेंस होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। दिस इज द बेसिक लेवल ऑफ प्लानिंग, मतलब इसमें इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट। तो ये बेसिक लेवल हमारे पहले कवर होने चाहिए। ओके, उसके बाद असाइन प्रायोरिटीज। तो प्रायोरिटीज हमें असाइन करनी होती है हर एक जो हमारे डिजायरेबल गोल है उसके लिए। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गोल जो हम होते हैं हमारे, और प्रायोरिटी मतलब प्रायर हम जिसे कहते हैं, और इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जैसे कि हो गया हमारा एजुकेशन हो गया, चाइल्ड का एजुकेशन हो गया, एजुकेशन इंपॉर्टेंट गोल है, प्रायोरिटी इसको देनी चाहिए। रिटायरमेंट प्रायोरिटी पे होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वही मिस्टेक करते हैं इंडिया में, 40-50 के बाद उन्हें रिटायरमेंट की याद आने लगती है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा समय बीत चुका होता है। ओके, उसके बाद फैमिली सिक्योरिटी एक हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन हेल्थ सिक्योर। ओके, हेल्थ हमारी अच्छी रहे, इसके लिए हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, और हमारी कुछ इन्वेस्टमेंट वैसे हमारी प्रॉपर उस डायरेक्शन में होनी चाहिए। उसके बाद गुड टू बी हैव गोल्ड होते हैं, मतलब ये हो भी तो चलेगा, नहीं भी हो तो भी चलेगा। मतलब क्या, ग्रैंड वैकेशन इस साल नहीं तो अगले साल जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हुआ तो भी चलेगा, नहीं हुआ तो भी चलेगा। उसके बाद अपग्रेडिंग व्हीकल, मतलब मेरे पास अभी नेक्सॉन है, मुझे अब कुछ तो महिंद्रा थार लेनी है, ना भी हो तो भी चलेगा, इसमें तो काम लग रहा है भाई, तो है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। लग्जरी हॉबीज जैसे कि कैमरा हो गया, बड़ा बड़े फ़ोन हो गए, ये हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, अगर आपके पास उतना अमाउंट है और आपके ये रिस्पॉन्सिबल गोल अगर आपके मीट हो जाते हैं, तो उसके बाद आप इन गोल की तरफ जा सकते हो। और लाइफस्टाइल अपग्रेड अगर ये भी देखें तो हम ये गुड टू बी हैव गोल्ड है, मतलब हो गया तो भी चलेगा, नहीं होता तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद डिफाइंड टाइमलाइन। कोई भी गोल अगर हमारा होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट उसकी टाइमलाइन फिक्स होनी चाहिए कि मुझे 10 साल बाद मेरे चाइल्ड का एजुकेशन आने वाला है, मुझे 50 साल बाद मेरी रिटायरमेंट आने वाली है, तभी आप उसके प्रॉपर हिसाब से इन्वेस्टिंग कर पाओगे, ताकि उस टाइमलाइन पे वो मीट हो जा सके। ठीक है, तो टाइमलाइन क्या होती है हमारे, तो टाइप डिसाइड टाइप ऑफ हाउस, कौन सा आपको हाउस चाहिए, लोकेशन क्या है आपका वो डिसाइड होना चाहिए, एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या है। अगर आप आज कोई जगह पे आप अगर 1 करोड़ रुपए का घर देख रहे हो, तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू 1 करोड़ नहीं रह जाएगी, वो बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ये भी हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। ओके, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या उसकी। ओके, डिसाइड टाइमलाइन की टाइमलाइन क्या उसकी, वो देख लो कि मुझे 5 साल में लेना है घर, 10 साल में लेना है, ये टाइमलाइन आपकी डिसाइड होनी चाहिए, तभी आप उसी हिसाब से प्रॉपरली इन्वेस्ट कर पाओगे। और आपका एडवाइजर भी होगा, और अगर आप भी एडवाइजर है तो आपको ये क्वेश्चन आपके क्लाइंट को पूछना जरूरी है। अगर नहीं, आप भी कभी एडवाइजर के पास जाते हो तो वो भी आपको ये क्वेश्चंस पूछेगा, तभी वो आपको प्रॉपर एडवाइस कर पाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्लान टू अचीव गोल, मतलब तभी हम प्लान कर पाएंगे कि हमें वो गोल अचीव कैसे करना है, क्योंकि वो टाइमलाइन और वो बाकी सब रिटर्न्स और बाकी सब चीजें देख के, सेफ्टी नेट और बाकी सब चीजें देख के हम वो प्लान करेंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये हेल्प इन प्रॉपर प्लानिंग, ये प्रॉपर आपके जो हर एक गोल मीट हो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग में ये आपको हेल्प करेगा। ओके, रिड्यूस फाइनेंशियल स्ट्रेस, फाइनेंशियल कभी भी आपको स्ट्रेस में अगर नहीं जाना है तो ये चीज़ें होने
ही चाहिए ताकि आप आपका अच्छा डिसीजन, फाइनेंशियली एक अच्छा डिसीजन ले सको। ओके, उसके बाद इंप्रूव आपके चांसेस टू अचीविंग गोल्स, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कोई भी गोल आपका अचीव करने के, ठीक है। और क्लासीफाई बाय टाइमलाइन, तो टाइमलाइन के हिसाब से क्लासीफाई करो। तो ये कैसे, कुछ गोल होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म के गोल होते हैं, कुछ गोल होते हैं लॉन्ग टर्म के गोल होते हैं, कुछ गोल होते हैं नियर टर्म के गोल होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारा अगर मान लो शॉर्ट ट्रिप हमें कहीं पे करना है, चलो 2-3 दिन का ट्रिप है भाई, नियर टर्म गोल है कि इस छुट्टियों में हम जाएंगे शॉर्ट ट्रिप करने कहीं पे, तो लद्दाख जाएंगे भाई 8 दिन, शॉर्ट टर्म का ट्रिप है, नियर टर्म का गोल हो गया। ओके, उसके बाद न्यू फोन अपग्रेड करना है, नियर टर्म का, 6 महीने में दिवाली आने पे मुझे फ़ोन ले लेना है, नियर टर्म गोल, ठीक है। उसके बाद स्मॉल एक्सपेंसेस कुछ तो है आपका, नियर टर्म का गोल हो गया कि मुझे अगले 2-3 महीने में मुझे ये लेना है, नियर टर्म गोल हो गया। उसके बाद मीडियम टर्म गोल होते हैं, तो मीडियम टर्म गोल कौन से होते हैं, हमारी नई कार लेनी है, 2-3 साल में मुझे नई कार लेनी है। तो एक बात ध्यान रखो, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपका 0 to 3 ईयर का कोई भी गोल ले तो ये होगा आपका नियर टर्म गोल, ठीक है। 3 to 10 ईयर का अगर कोई गोल है तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म गोल, ओके। और 10+ ईयर का अगर कोई गोल है तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म गोल, ओके, ठीक है। तो 3 साल में अगर मुझे कुछ कार लेनी है भाई, शॉर्ट टर्म गोल हो गया। होम हमें रिन्यूएशन करना है, शॉर्ट टर्म गोल, 5 साल में होम रिन्यूएशन करना है, शॉर्ट टर्म गोल। चाइल्ड का एजुकेशन आ रहा है कुछ 7-8 साल में आ रहा है, शॉर्ट टर्म गोल हो गया। और एक होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म गोल, तो लॉन्ग टर्म गोल कौन से, 10 साल से भी आगे के जो आपके गोल है वो आते हैं आपके लॉन्ग टर्म गोल में, ठीक है। ये बात एग्जाम के लिए ध्यान में रखिए, ठीक है। तो बाय हाउस, आपको कोई घर खरीदना है, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, ये तो आप 10 साल आगे की ही करोगे। आप अगर आज 25 के 30 के हो तो आप यहाँ से 20-30 साल आगे की करोगे, ठीक है। और वेल्थ क्रिएशन मतलब आपकी अच्छी खासी वेल्थ, तो ये भी अगर आपका गोल है तो ये गोल हमारा लॉन्ग टर्म गोल होता है, ठीक है, कि हम 10-15 साल 20 साल में हमारी वेल्थ क्रिएट कर लेंगे, ओके। अब हम देखेंगे शॉर्ट टर्म नीड वर्सेस लॉन्ग टर्म गोल क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म की जो नीड होती है वो जैसे मैंने आपको बताया 1 to 3 ईयर्स तक जो होती है वो शॉर्ट टर्म नीड हो गई। लेकिन अगर आप 10 साल से आगे जाते हो, 3-5-6 साल का शॉर्ट टर्म नीड, लेकिन उससे आगे जाते हो तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म नीड्स वर्सेस लॉन्ग टर्म गोल हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब ये शालिनी, इसको हायर एजुकेशन करना है, ठीक है। और इसका अब ये मतलब ये 10वीं कक्षा में है और उसको हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, इसको जाना है यूएस में जाके एजुकेशन करना है। क्या हो गया, 10 साल से ज़्यादा बोला मैंने आपको, ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म गोल हो गया शालिनी का, ठीक है। कौन सा, ये डिफरेंशिएट भी आ सकता है कौन सा गोल है, तो इसीलिए मैं आपको इस पर इतना फोकस कर रहा हूँ कि एग्जाम के लिए आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद ये भाई, ये हमारे रविंद्र जी, इनको रिटायरमेंट 15 ईयर के बाद इनकी प्लान करनी, मतलब आज ये 35 के और 50 के बाद इनकी रिटायरमेंट होने वाली, इनको पता है। तो क्या हो गया, 15 ईयर, 10 साल से ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म गोल हो गया। ये हमारे सुरेंद्र सिंह जी, इनका हाउस परचेस करना है 1-2 साल में, क्या होगा, नियर टर्म गोल, 3 साल तक नियर टर्म गोल, ठीक है, नियर टर्म गोल है इनका, ओके। और ये जो हमारी एक दादी जी है, इनको पैसे की रेगुलर इनकम चाहिए, ये रिटायर्ड है और इनको रेगुलर इनकम चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, इमीडिएट नीड हो गई इनकी, इमीडिएट नीड हो गई, ठीक है। तो ये इनकी इमीडिएट नीड, ये लाइफ लॉन्ग नीड में आ जाता है, मतलब इनको रेगुलर कंसिस्टेंट अर्निंग की जरूरत है। तो इनको जो हम प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे और हमारे जो शालिनी जी है, इनको हम प्रोडक्ट जो सजेस्ट करेंगे, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। इसमें ही नहीं, हम इन चारों आदमियों को अलग अलग प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे बेस्ड ऑन देयर रिस्क एपेटाइट, बेस्ड ऑन देयर टाइम होराइजन, बेस्ड ऑन देयर गोल, एवरीथिंग, ओके। आया आपको ध्यान में। तो अब रिटायरमेंट गोल के अब 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एक्यूमुलेशन पार्ट, टेक इन इनकम आउट फ्रॉम योर कॉर्पस। इसका मतलब क्या, एक्यूमुलेशन पार्ट मतलब क्या, कि मैं आज 25 साल का उस, ठीक है, 25 साल से लेके मेरी जो लाइफ है वो चलने वाली 50 तक, मतलब मैं काम करने वाला हूँ 50 तक, 50 के बाद मैं रिटायरमेंट लूंगा, मेरा प्लानिंग है मैं 50 के बाद रिटायरमेंट लूंगा, ठीक है। तो अब ये जो आपका 25 साल का अब टाइम होराइजन है, जिसमें आप आपके 50 साल की बात की आपकी जो भी लाइफ होगी, इसके लिए कैपिटल एक्यूमुलेट करोगे। एक्यूमुलेट मतलब क्या, कलेक्ट करोगे, इन्वेस्ट करोगे बिकॉज ऑफ माई रिटायरमेंट। तो ये हो गया आपका एक्यूमुलेशन फेज, ओके। मतलब जिस टाइम में आप कैपिटल कलेक्ट कर रहे हो या उसको एक्यूमुलेट कर रहे हो, ये हो गया आपका एक्यूमुलेट फेज। और 50 के बाद जब आप रिटायर हो जाओगे, तब उसी कॉर्पस को आप क्या करोगे, स्पेंड करोगे, ओके।
तो ये क्या होगा आपका, टेक इनकम आउट ऑफ योर कॉर्पस, ये स्पेंडिंग टाइम होगा आपके रिटायरमेंट कॉर्पस का। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पे अगर आपकी कोई एसआईपी यहाँ तक चल रही थी, यहाँ से आपने एसडब्ल्यूपी शुरू कर दी, या यहाँ पे आपने बैंक में जो भी एसआईपी से जो भी एक्यूमुलेटेड अमाउंट हुआ है पूरा का पूरा अमाउंट आपने बैंक में रख दिया, वो आपको कंसिस्टेंटली अब अर्निंग आती रहेगी। ये कौन सी सिचुएशन है, दादी जी की, दादी जी को कंसिस्टेंटली इनकम चाहिए। ओके, लेकिन इन भाई साहब का अगर हम देखें तो ये एक्यूमुलेशन फेज में, क्यों, इनके पास और 15 साल है, 15 साल में ये अपना कॉर्पस बना सकते हैं रिटायरमेंट के लिए। ठीक है, ये डिफरेंस ध्यान में रखो। ओके, अब ये जो हमारे गोल्स होते हैं ये क्लासिफाइंग बेस्ड ऑन टाइमलाइन एंड इम्पोर्टेंस। तो हमें ये जो भी हमारे गोल्स होते हैं ये हमें क्लासिफाई करने चाहिए हमारी जो भी गोल की टाइमलाइन होती है उसके बेसिस पे, और एक इम्पोर्टेंस की वो गोल हमें कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बेसिस पे। तो एक ही टाइमलाइन पे कुछ ऐसे गोल होते हैं जो इंपॉर्टेंट भी होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं भी होते, उसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट जो होते हैं, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट जो गोल होते हैं वो, और गुड टू हैव मतलब क्या, ड्रीम से रहे तो भी चलेगा और नहीं रहे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इमीडिएट टर्म मतलब जो हम कहते हैं इमरजेंसी फंड, जैसे मैंने आपको बताया 6 मंथ तक के आपके एक्सपेंसेस, मतलब मान लो आपके 1 लाख रुपए अगर आपका महीने का खर्चा आपकी पूरी फैमिली का, तो 6 मंथ तक के मतलब 6 लाख रुपए आपके इमरजेंसी फंड में होने चाहिए। ये एक गोल्डन रूल है कि 6 महीने तक के तो आपके पास होने चाहिए, 3 से 6 मंथ कहते हैं, लेकिन आज की अगर हम सिचुएशन देखें तो 6 महीने के होने ही चाहिए। कोरोना जैसी सिचुएशन आई, क्या हुआ, सबके जॉब चले गए, तब बहुत सारी फैमिलीज को बहुत डिफिकल्टी हुई अपनी फैमिली को सर्वाइव करने में। तो ऐसी सिचुएशन कभी आती है तो 6 महीने तक आपके पास एक्सपेंस आपके होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेडिकल एक्सपेंस इमीडिएट टर्म है, अगर आती है कोई भी मेडिकल इमरजेंसी इमीडिएट टर्म है और इंपॉर्टेंट भी है, उसे डिले नहीं कर सकते, भाई रुक जा कैंसर अगले 2 साल में आ, नहीं कह सकते। तो इमीडिएट टर्म है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, रेगुलर इनकम नीड्स, जैसे इस दादी को जरूरत है आज, रेगुलर इनकम नीड की जरूरत है, इमीडिएट टर्म है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, उसे हम ये नहीं कर सकते भाई अगले महीने दे दूंगी, ये तो नहीं चलेगा। इमीडिएट टर्म और इंपॉर्टेंट, और गुड टू बी हैव जो होते हैं, मतलब हो भी तो चलेगा नहीं भी हो तो चलेगा भाई। तो इसमें हम देख सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिप्स, मतलब क्या, ट्रिप को जाना है भाई, जाए तो भी चलेगा नहीं गया तो भी चलेगा, इस साल नहीं तो अगले साल चले जाना, लेकिन हम हमारी जो इंपॉर्टेंट गोल है मेडिकल एक्सपेंस, उसे नहीं कह सकते ना कि 2 साल बाद आ जा बीमारी, वो नहीं कह सकते। इसको कह सकते हैं भाई शॉर्ट टर्म का ट्रिप, चल भाई इस साल नहीं अगले छुट्टियों में जाएंगे, बच्चों को पढ़ा देना भाई अगली छुट्टियों में जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, गैजेट्स, कुछ आपको कुछ फैंसी गैजेट लेना है, आईफोन अपग्रेड करना है भाई सैमसंग से, कर सकते हो आप, डिले कर सकते हो, मतलब ओके। तो ये मिड टर्म है ये भी, लेकिन गुड टू है, मतलब हो तो भी चलेगी नहीं तो भी चलेगी। ठीक है, तो नियर टर्म में भी ऐसे होते हैं, बाय हाउस, हाउस एक इमोशनल अटैचमेंट हम इंडिया में कहते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट गोल हो जाता है अगर आपका पहला हाउस है तो इसे हम इंपॉर्टेंट में रखेंगे। कार परचेस, अगर आप मेट्रो सिटी में हो या अच्छे मतलब आपको नीड है तो आपको कार परचेज भी आपका एक मतलब नियर टर्म का इंपॉर्टेंट गोल हो जाता है। ओके, चिल्ड्रन स्कूल फी, आपके चिल्ड्रन की स्कूल फीस इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन नो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, उसके बदले में नियर टर्म में जो होते हैं हमारे, हो तो भी चलेगा नहीं हो तो भी चलेगा। बेटर व्हीकल, भाई नेक्सॉन पे घूम रहा है घूमना, क्यों थार चाहिए तुझे, व्हीकल बेटर मतलब क्या, गुड टू बी हैव, रहे तो भी चलेगा नहीं रहे तो भी चलेगा। होम रिन्यूएशन, रिन्यू करना है होम लेकिन रिन्यू करना है भाई, चलो दिवाली आ रही है कलर मार ले, नहीं भी किया तो भी चलेगा, किया तो भी चलेगा। ओके, तो ये हो गया आपका गुड टू बी, मतलब करे तो भी चले नहीं तो भी चलेगा। मीडियम टर्म में आपका हो गया चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन, अगर आपके बेटे को कहीं पे यूएस में पढ़ने जाना है, या एमबीए अगर हम देखें तो एमबीए की भी फी, अगर आप मास्टर्स की अगर हम इंडिया में देखें तो अभी 20-25 लाख आपको अगर आईआईएम या अच्छे कॉलेज में अगर आप जाते हो प्राइवेट कॉलेज में तो लगती है। तो ये भी एक मीडियम टर्म का आपका इंपॉर्टेंट गोल हो सकता है। ओके, और बिजनेस एक्सपांशन इंपॉर्टेंट, अगर आपको उससे और रेवेन्यू आ रहा है तो आप उसे, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट गोल है। ठीक है, इंटरनेशनल वैकेशन हो तो भी चलेगा, इस बार सिंगापुर जाना था जाने दो भाई, अगले साल जाएंगे नो प्रॉब्लम एट ऑल। लाइफस्टाइल अपग्रेड मतलब अभी वही जैसे मैंने कार मतलब नेक्सॉन का होता है वही लाइफस्टाइल अपग्रेड, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हो तो भी चलेगा नहीं हो तो भी चलेगा। और लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो रिटायरमेंट कॉर्पस और रिटायरमेंट इनकम फॉर लाइफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है, तो इसको हमें प्रायोरिटी देनी होगी एज कंपेयर टू द वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल फ्रीडम। ये भी इंपॉर्टेंट ही मैं कहूंगा, लेकिन पहले हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारे रिटायरमेंट कॉर्पस की तरफ। मतलब कि इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपना पूरा रिस्क ले लेते हैं। तो अगर आपका ये सेफ है,
अगर आप ये सेफ फंड में अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा है तो आपको रिस्क लेने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए। लेकिन अगर आपका रिटायरमेंट प्लानिंग सेफ नहीं है और आप रिस्क ले रहे हो तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है आपकी वेल्थ क्रिएशन के लिए भी और आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी। इसके लिए क्या कि पहले रिटायरमेंट प्लानिंग कर लो, उसके बाद आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप चूज कर सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स है हमारा डिसीजन मैट्रिक्स हमें जिसे हम कहते हैं, तो ये एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स था लेकिन इसको फाइनेंस में भी हम यूज करते। तो एक क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट और अर्जेंट अगर आपको कोई डिसीजन, जैसे हमने बताया इमरजेंसी फंड क्या होगा, इंपॉर्टेंट भी है अर्जेंट भी है, बनाना चाहिए, इसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो ये क्वाड्रेंट कैसे बनता है ये देखो, यहाँ पे हमारे आए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट अर्जेंट नॉट अर्जेंट, ठीक है। तो ये पहले क्वाड्रेंट में जो आते इंपॉर्टेंट भी है अर्जेंट भी है, मतलब ये क्वाड्रेंट। तो इन गोल को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। इमरजेंसी फंड था, इंपॉर्टेंट भी था अर्जेंट भी था, फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, उसके बाद हमारे आते हैं इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि क्या इसमें हम कह सकते हैं कि वेल्थ क्रिएशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है आज के आज। तो अगर आपको इमरजेंसी फंड और वेल्थ क्रिएशन ये दोनों ऑप्शन अगर आपके पास है और 10,000 रुपए दो ऑप्शन अगर आपके पास है तो आपको प्रायोरिटी आपके इमरजेंसी फंड को देनी चाहिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहेगी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट आपके लिए जो चीज है उसके लिए, ठीक है, इसके लिए। सेकेंड प्रायोरिटी हमारी रहेगी जो इंपॉर्टेंट है और नॉट अर्जेंट है, अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेल्थ क्रिएशन इंपॉर्टेंट है अर्जेंट नहीं, सेकेंड प्रायोरिटी पे रखेंगे। देन कुछ होते हैं नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, मतलब कि क्या, शॉर्ट ट्रिप या वैकेशन, इंपॉर्टेंट नहीं है अर्जेंट है, मतलब आज छुट्टी लगी भाई आज ही जाके आएंगे, अगले हफ्ते कोई छुट्टी देगा मैनेजर पता नहीं, आज छुट्टी लगी जाके आएंगे, तो इसको हम रखेंगे हमारी थर्ड प्रायोरिटी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको थर्ड प्रायोरिटी रखते हैं। और नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, जैसे कि कोई गैजेट लेना है हमें, चल PS5 है, PS4 खेल के तो मैं बोर हो गया, चल PS5 पे अपग्रेड कर लेते, नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। तो ऐसे एक्सपेंसेस जनरली हमें अवॉइड करने चाहिए। ओके, ठीक है। तो इफ यू कीप फोकसिंग ऑन अ क्वाड्रेंट 1 इट कीप्स गेट बेटर एंड स्टार्ट टू डोमिनेट योर लाइफ, मतलब अगर आप पहले क्वाड्रेंट पे अगर फोकस करते हो तो ये आपकी लाइफ को डोमिनेट करके आप अच्छे डिसीजन फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद स्पेंड मोर टाइम इन अ क्वाड्रेंट 2 टू प्लान फॉर अ इंपॉर्टेंट गोल बिफोर दे बिकम अर्जेंट। ओके, मतलब इसका मतलब क्या कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो चीजें आती है जो कि इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, तो उसके लिए आज से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दो। जैसे कि वेल्थ क्रिएशन इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए अभी से कुछ एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि आपका चाइल्ड का एजुकेशन है 10 साल बाद आने वाला है, लेकिन आज वो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अरे अभी तक आया नहीं 10 साल बाद आएगा, लेकिन आपको अभी से उसके लिए प्लानिंग करना जरूरी है ताकि वो 10 साल बाद मीट हो जाए। ओके, तो जो आपके अर्जेंट है, सॉरी इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, उनके लिए अभी से आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ओके, तो की टेक अवेज अगर हम देखें तो आइडेंटिफाई द इवेंट्स गोल्स इन योर लाइफ, अलग अलग आपके गोल्स जो होंगे सबको आप एनालाइज करो कि हमारे क्या क्या गोल है। फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया, रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट तो नेसेसरी, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए अलग रखो, चाइल्ड का एजुकेशन है, आपका खुद का एजुकेशन है अलग रखो। ओके, क्लासीफाई देम बाय इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंट ये जो क्वाड्रेंट है इसका यूज करके आप वहां पे क्लासीफाई उन्हें कर सकते हो। ओके, असिस्ट टाइमलाइन, टाइमलाइन हर एक की सेट करो कि कितने साल में मेरा कौन सा गोल आने वाला है। ओके, उसके बाद एस्टिमेट द अमाउंट रिक्वायर्ड, कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होगी, ये भी हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है और इसके कुछ इंपैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड ऑल दिस थिंग्स, वो हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। ओके, प्लान टुडे फॉर इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट गोल। ओके, मतलब जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि चाइल्ड का एजुकेशन होगा, वेल्थ क्रिएशन होगा, ये अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो इनकी तरफ फोकस करना शुरू कर दो और अभी से उनके लिए आपकी वेल्थ एक्यूमुलेट करना शुरू कर दो, ठीक है। तो अब फाइनेंशियल्स गोल जो क्या होते हैं, उसका टाइम होराइजन और इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सब हम इस स्लाइड में देख लेते हैं। तो सबसे पहले असिस्ट अमाउंट टू योर फाइनेंशियल गोल, एक अमाउंट आपके फाइनेंशियल गोल के असिस्ट करो, मतलब मान लो आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, ठीक है, तो आपके 1 लाख रुपए में
आपके 1 लाख रुपए में अलग अलग आपके जो फाइनेंशियल गोल में कि मतलब 5 साल बाद मेरे बेटे का एजुकेशन है, तो एजुकेशन के लिए कुछ SIP आपने अलग स्टार्ट कर दी, उसका जो पार्ट है वो सिर्फ उसी एक गोल के लिए हो गया, कुछ अलग गोल है उसके लिए आपने, तो ये अलग अलग जो आपके टाइम होराइजन के हिसाब से गोल है उसके लिए अलग अलग प्लानिंग आपकी अभी से स्टार्ट होनी चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मच विल इट कॉस्ट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको वो गोल कितना कॉस्ट करेगा। लेकिन ये कॉस्ट जो आप एजम कर रहे हैं, मान लो आज अगर MBA की फ़ी हमारी चल रही है 20 लाख रुपए, आप एजम कर रहे हो कि 10 साल बाद मेरी बेटी भी MBA को जाने वाली है तो उसकी फीस रहेगी 10 लाख 20 लाख, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, वो बढ़ जाएगी। क्यों, ये आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब ये शालिनी जो हमने पहले एग्जाम्पल में देखी थी उन्हें ही ले लेते हैं हम, इनको अभी स्पेस साइंटिस्ट बनना है, तो ये गुड क्वालिटी एजुकेशन चाहिए इनको 10 ईयर यहाँ से। ओके, तो एजुकेशन की कॉस्ट राइजिंग फास्ट, तो इनकी जो एजुकेशन की कॉस्ट है वो बढ़ रही है। क्यों बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन अगर आपको पता नहीं तो इन्फ्लेशन टर्म आपको समझा देता हूँ कि जो चीज़ आप आज 100 रुपये में खरीद पा रहे हो वो चीज़ आप कल 100 रुपये में नहीं खरीद पाओगे। कल मतलब अगले साल। कैसे? लास्ट ईयर आपने पेट्रोल कितने में खरीदा था? 80 रुपये में, 90 रुपये में। आज कितने में खरीद रहे हो? 112 रुपये में। और अगर आप फ्यूचर में देखो तो उसकी कीमत और ज़्यादा रहेगी। ये जो कॉस्ट, गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, इसे कहा जाता है इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी में नॉर्मली इन्फ्लेशन 6 से 8% का है। RBI हमारा बताए 3 to 4% का, लेकिन उससे ज़्यादा ही इन्फ्लेशन है। अगर आप डेली एक्सपेंसेस में भी अगर आप ट्रैक करो कि आपका तेल की कीमत कहाँ पे थे, आपके चावल का कीमत कहाँ पे था 2 साल 5 साल डाउन द लाइन, आज कहाँ पे, ये जो चीज़ों के दाम जो बढ़ रहा है इसी को कहा जाता है इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इनके जो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इनकी जो एजुकेशन की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। ओके, तो ये अभी टूडेज कॉस्ट अगर हम कहें तो ये एज्यूम कर रहे हैं कि इनको 50 लाख रुपए कॉस्ट लगने वाले हैं। ठीक है, तो 10 साल बाद यहां से इस्टीमेटेड इन्फ्लेशन अगर 8% का रहा जो अभी इंडियन इकोनॉमी में है, तो इनकी 50 लाख रुपए इन्हें नहीं लगेंगे, इनको लगेंगे 1 करोड़ 7 लाख रुपीज। हाउ इट पॉसिबल? यस, इट्स पॉसिबल। और ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल से। ठीक है, इसका फॉर्मूला है हमारा FV इज इक्वल टू PV, आज की क्या प्राइस है वो, इनटू 1+R/n, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट आप देख रहे हो, जो आज आपको चाहिए होगी 50 लाख रुपए की अमाउंट, वही आपको लगेंगे 1 करोड़ 7 लाख रुपीज अगर 8% का इन्फ्लेशन इकोनॉमी में चल रहा है तो। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है FV मतलब फ्यूचर वैल्यू जो आपको निकालनी है वो, PV प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या, ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई हमारी 50,000 रुपये, 50 लाख रुपए सॉरी। ओके, उसके बाद PV इनटू 1+R/n। R मतलब क्या, रिटर्न कितना है, इन्फ्लेशन कितने परसेंट का चल रहा है हमारा, 8% का इन्फ्लेशन चल रहा है, और N मतलब क्या, नंबर ऑफ ईयर कितने, 10 है। ओके, ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल शायद आ सकता है, तो अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आप एक्सेल पे देखो तो एक्सेल पे ये डायरेक्टली फॉर्मूला डाल के ये हो जाता है, तो आपको FV और PV का फॉर्मूला कैसे वर्क करता है उतना ही देखना होगा। ये हम आने वाले वीडियोज में हमारे कवर कर लेंगे एडवांस के। सेकेंड चैप्टर में मैं आपको ये कवर करके देता हूँ एक्सेल कैसे, मतलब कौन से फॉर्मूलेज आपको यूज करने, आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें कवर कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, तो पुल ऑफ अप्रोच एक होता है कि कोई लोग क्या करते हैं कि एक पुल ऑफ अप्रोच होता है उनका कि सबकी सब सेविंग एक जगह पे रख देते हैं, और अगर कुछ भी सेविंग्स या इन्वेस्टिंग वहाँ उनकी वहाँ पे होती है, कुछ भी अगर उनको इमरजेंसी या कुछ भी कैसी भी सिचुएशन आती है तो वो सेविंग या इन्वेस्टिंग उनकी जो होती है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो अगर मान लो आपकी आज के खर्च, अगर आपके मंथली अगर आपका आज का खर्च है मान लो 30,000 रुपीज़ फैमिली का, ओके, एक साल बाद वही आपको लगेंगे 31.800, अगर हम एज्यूम करते हैं कि 6% का इन्फ्लेशन चल रहा है इकोनॉमी में। ठीक है, 6 से ज़्यादा ही है लेकिन 6% का हम एज्यूम करके चलेंगे। 10 साल बाद वहीं पे आपको उसी मंथली खर्च के लिए आपको लगेंगे 53,000 रुपीज़, नियरली अबाउट 54,000, और वही 20 साल बाद आपको लगेंगे 96,000 रुपीज़, उसी 30,000 का जो आप मतलब आप आपकी लाइफस्टाइल अपग्रेड कुछ नहीं करते, वही चीज़ों पे अगर आप एक्सपेंस कर रहे हो, तो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन जो मैंने आपको बताया कि चीज़ों का दाम जो बढ़ता हुआ जा रहा है उसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से आपके उसी गुड्स एंड सर्विसेज को आपको लगेंगे 96,214 रुपीज़। दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ अ इन्फ्लेशन।
जिसकी वजह से आप आपकी परचेसिंग पावर खो रहे हो। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कैश फ्लो मिसमैच इन गोल्स। इसी वजह से होता है कि लोग एजम करते हैं कि हमारा 20 साल बाद का जो गोल है वो हमारी आज की जो वैल्यू है उसके हिसाब से हो जाएगा। मतलब 50 लाख जैसे इन्होंने एजम किया था वैसे उनको लगा कि 50 लाख में हो जाएगा, नहीं। इसी वजह से क्या होता है, आप आपका गोल फ्यूचर में मीट नहीं कर पाते। इसी वजह से आपको इंपॉर्टेंट है कि आपका जो गोल है वो मीट हो, ऐसी इन्वेस्टमेंट आपको चूज करनी होगी और उसे आपको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना होगा। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट कैसे होती है ये भी हम देख लेते हैं। ओके, तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या है। और यही सेविंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जो मैंने आपको बताया, इन्फ्लेशन, कि अगर आप सिर्फ सेव करते रहते जाते हो तो आपका जो मनी हो उसकी परचेसिंग पावर डिक्लाइन होती जाती है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा, स्लाइड में देखा कि जो हमने 50 लाख रुपए आज हमने अगर सेव कर लिए तो उसकी वैल्यू डिमिनिश होती जाएगी। ठीक है, तो सेविंग और इन्वेस्टिंग, तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है, शुड आई सेव और इन्वेस्ट, इज सेविंग इनफ, विच वन इज बेटर। तो बहुत सारे लोग तो सेविंग और इन्वेस्टिंग में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है सेविंग और इन्वेस्टिंग एक ही है। तो ये नहीं, ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो सेविंग मतलब क्या, आपका जो मनी है उसे कंप्लीटली सेव रखना। एग्जाम्पल क्या हो गए, फिक्स डिपॉजिट आप कंप्लीटली सेव रखते हो, थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट मिलता है 6-7% का, लेकिन उतना तो इन्फ्लेशन ही होता है। रिकरिंग डिपॉजिट, आप रिकरिंग डिपॉजिट मतलब क्या, जैसे एसआईपी में आप हर महीने कुछ पैसे डालते हो, और ऐसे रिकरिंग डिपॉजिट में अगर मान लो आपके पास लमसम अमाउंट नहीं है तो आप क्या करते हो, हर महीने कुछ अमाउंट डालते हो। मतलब हर महीने में 1000 रुपीज डालूंगा भाई, ये मेरे रिकरिंग बार बार आ रही है डिपॉजिट, मतलब बार बार हर महीने में कुछ तो अमाउंट सेट करूंगा और उतनी उस डिपॉजिट में डालूंगा वो, ये होता है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट। ओके, पीपीएफ लॉन्ग टर्म के लिए जो होता है वो। ओके, यानी एनएससी मतलब नेशनल सेविंग स्कीम, ये भी एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कीम है। तो ये हो गए हमारे सेफ्टी या सेविंग, हम जहाँ पे अच्छी कर सकते हैं ये। लेकिन इन्वेस्टिंग मतलब क्या, जहाँ पे हम हमारा पैसा ग्रोथ को लगाते हैं। मतलब अगर हमें हमारा पैसा इन्फ्लेशन से ज़्यादा रेट को बढ़ना चाहिए ऐसा हमें लगता है तो हमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारा पैसा ग्रो होना चाहिए तो हमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। ओके, तो फोकस हमारा कहाँ पे होता है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, ईटीएफ्स, गोल्ड, रियल इस्टेट। क्यों, क्योंकि इनकी दाम बढ़ती है, तो हमें हमारे भी पैसे की अगर दाम बढ़ाना है, हमारे भी पैसे को ग्रो करना है, तो हमें इन एसेट्स में हमारा पैसा इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद रिस्क वर्सेस रिटर्न हम ट्रेड ऑफ देख लेते हैं। तो इन्वेस्टिंग में रिस्क ज़्यादा रहता है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा रहता है, लेकिन जो हमारी सेविंग रहती है वहाँ पे रिस्क नहीं रहता या कम होता है हम कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारा रिटर्न भी बहुत कम होता है। मतलब इन्फ्लेशन से भी कम अगर हो तो उसका कुछ मतलब ही नहीं बनता। ओके, उसके बाद हाउ इट वर्क्स टुगेदर, तो ये दोनों हमारे वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या, अर्न करो, उसे पहले सेव करो। ओके, कुछ अमाउंट सेव करो, मतलब मान लो आप 1 लाख रुपए अर्न कर रहे हो, उसमें से 30,000 सेव करो आपके एक्सपेंसेस निकालने के बाद, और ये जो 30,000 आपने सेव किया उससे इन्वेस्ट करो और आपके अचीव गोल करो। आपके जो गोल्स है उसके लिए पहले आपको सेविंग करनी होगी और उसी सेविंग को आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके जो गोल्स है वो फ्यूचर में आप अचीव कर पाओगे। तो सेविंग का एक डिक्शनरी मीनिंग जो है हमारा, रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ मनी। मतलब डिक्शनरी मीनिंग यही बताता है कि रिडक्शन, मनी का जो यूज आप कर रहे हो उसका रिडक्शन जो होता जा रहा है उसे कहा जाता है सेविंग। ओके, तो आप आपकी कंजम्पशन पावर खो देते हो अगर आप सिर्फ सेविंग कर रहे हो, तो सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो फैक्टर्स टू इवेल्युएट इन्वेस्टमेंट, अब मैंने आपको बता दिया भाई सेविंग और इन्वेस्टमेंट तो अलग अलग होती है। इन्वेस्टमेंट के कुछ बेनिफिट्स है, सेविंग के कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे मैंने आपको बता दिया। लेकिन फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि इवेल्युएट करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट को भी। तो वो कौन से फैक्टर है जो हमारी इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करते हैं, वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमारी इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले सेफ्टी, हाउ सेफ इज योर मनी। मतलब कहीं पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो वहां पे आपको चेक करना होगा कि आपका मनी वहां पे कितना सेफ है, क्योंकि अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का भी अलग अलग रिस्क एपिटाइट होता है। हर एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का सेम रिस्क एपिटाइट नहीं होता। ओके, तो मतलब सेफ्टी आपकी कैपिटल की है। ओके, अगर आप उस पर इनकम कमा रहे हो तो कितना कमा सकते हो। ओके, देन लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब क्या, कि हाउ फास्ट यू कैन कन्वर्ट योर एसेट इनटू कैश। आया ध्यान में, नहीं आया, रुको। मतलब मान लो मैंने 1000 रुपीज का स्टॉक खरीदा, ठीक है। अगर उस स्टॉक को मैं
अभी सेल कर पा रहा हूं और उसे कन्वर्ट कर पा रहा हूं कैश में, ये लिक्विड एसेट हो गया। लेकिन मान लो मैंने 1 लाख रुपए का रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदी, मैं इसे अभी डायरेक्टली सेल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, मुझे उसे बायर ढूंढना होगा, उसको निगोशिएट करना होगा। मतलब इनलिक्विड एसेट कहा जाता है रियल एस्टेट को। मतलब हाउ क्विकली, कितने जल्दी आप आपके एसेट को बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसे कहा जाता है लिक्विडिटी। ओके, ठीक है। तो ईज ऑफ सेलिंग, ईज ऑफ सेलिंग मतलब क्या, हाउ फास्ट यू कैन सेल योर एसेट। देन लॉक इन पीरियड, अगर कुछ लॉक इन पीरियड बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स में लॉक इन पीरियड होता है, तो लिक्विडिटी क्या है, मान लो आपका गोल है अगले साल का, लेकिन बॉन्ड का लॉक इन पीरियड है 2 साल का, आपके लिए वो कन्वीनियंट नहीं है। ओके। एग्जिट चार्जेस कुछ है, जिसे पेनल्टी कहते हैं हम, जैसे हमारे म्यूचुअल फंड जो होते हैं क्लोज एंडेड, उसमें भी हमारा होता है एग्जिट लोड होता है। मतलब आप अगर उससे मैच्योरिटी से पहले, मतलब कुछ पीरियड होता है उससे पहले अगर आप एग्जिट करते हो तो आपको वहाँ पे पेनल्टी लगती है। ओके। उसके बाद पार्शियल विड्रॉ पॉसिबल, अगर आपको इमरजेंसी आ जाए या कुछ सिचुएशन आ जाए तब आप पार्शियल विड्रॉ वहाँ से कर सकते हो या नहीं। ओके। उसके बाद रिटर्न पोटेंशियल, व्हाट रिटर्न विल यू अर्न, मतलब आप इतने रिस्क ले रहे हो, आपका पैसा दे रहे हो, तो कितना रिटर्न आप वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो या अर्न कर सकते हो। ओके। करंट इनकम क्या है, रेगुलर इनकम कुछ आ सकती है क्या, और कैपिटल एप्रिसिएशन आपका क्या होगा। ठीक है, ये 2 चीजें आपको इवेल्युएट करनी होगी। द गोल्डन ट्रेड ऑफ अगर हम देखें तो रिटर्न और रिस्क अगर हम देखें तो हाइयर रिटर्न वहीं पे आता है जहां पे हाइयर रिस्क रहती है। ये जनरली एक कॉमन इक्वेशन है, जहां मतलब मैं आपको एक कॉमन चीज बता देता हूँ, पूरे फाइनेंस इंडस्ट्री को ये अप्लाई होती है। ये अगर हमें ऐसा ग्राफ है हमारा, तो रिस्क और रिटर्न का जो ग्राफ है हमारा वो ऐसे वर्क करता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री। ठीक है, मतलब आप ज्यादा रिस्क, यहां पे हम रिस्क लेते हैं, रिस्क, और यहां पे हमारा रहता है रिटर्न। ठीक है, तो जितनी ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपका रिटर्न रहेगा, जितनी ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न। यहाँ पे 5%, यहाँ पे 7%, यहाँ पे गए 10%, रिस्क भी बढ़ी, रिटर्न भी बढ़ा। ये पूरे कॉमन चीज याद रखो आप, जहां पे आपको ज्यादा रिटर्न का वादा किया गया वहां पे रिस्क भी ज्यादा ही होगी, कौन सा भी इंस्ट्रूमेंट रहने दो। ठीक है, ये एक कॉमन फाइनेंस का रूल है। ठीक है, उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारी कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कन्वीनियंस, मतलब ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम कितने इफेक्टिवली या कितने इजीली हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन इजी टू विड्रॉ, हम इजीली इसे विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद इज टू चेक वैल्यू, मतलब हम इजीली उसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं या नहीं। मतलब मान लो कि क्रिप्टो में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपका थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं है अभी इंडिया में उसे इन्वेस्ट करने का, लेकिन वही आप अगर इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इन्वेस्टिंग आप इजीली कर सकते हो, विड्रॉ आप इजीली कर सकते हो, उसकी वैल्यू आप डेली चेक कर सकते हो। ओके, और इज टू रिसीव इनकम, मतलब ये इजी है आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलना या नहीं। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, मतलब कन्वीनियंट कितना है इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, उसको ये इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, उसका टिकट साइज, टिकट साइज मतलब क्या, हाउ मच अमाउंट नीड टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट। ओके, तो मिनिमम अमाउंट कितनी लगेगी, मैक्सिमम कितनी लगेगी, क्या मैं 50 या 100 रुपए से इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और 1 लाख और 1 करोड़ लगेंगे। अगर हम रियल इस्टेट की बात करें तो रियल इस्टेट में ये जो टिकट साइज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है हमें रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, उसके बाद टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम, टैक्सेबिलिटी क्या है, रिटर्न आफ्टर टैक्स, मतलब रिटर्न मिला उस पर टैक्स कितना लगेगा, उसके बाद मेरा रिटर्न क्या होगा, वो मेरा रियल रिटर्न ना। टैक्स वाला रिटर्न तो मैं क्यों कैलकुलेट करूँ, वो तो मैं टैक्स में भरने वाला हूँ। ओके, तो मुझे अदर कोई ऑप्शन अवेलेबल है जो मुझे टैक्स से बचाए। ठीक है, इवेल्युएट टैक्सेस अलॉन्ग विद अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स के हिसाब से भी आपको उसको टैक्सेस को मैनेज करना होगा। और टैक्स डिडक्शन, ओके, डिडक्शन इंक्रीज अगर हो रहा है उस इन्वेस्टमेंट की वजह से तो उसे हम अवॉइड करेंगे, और अलग कोई होगी तो उसे हम ऐड करेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि सेव करो, उसके बाद इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्टमेंट से ही आपकी जो वेल्थ होगी वो ग्रो करेगी। ये हमने इस स्लाइड में सीखा। तो की टेक अवेज हमने यहाँ पे क्या लिए, इवोल्यूएट इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीपल फैक्टर्स नॉट जस्ट वन, मतलब अलग अलग फैक्टर से आपकी इन्वेस्टमेंट के देखो। जैसे कि मैंने मान लो रियल इस्टेट देखा तो पहले मैं सेफ्टी चेक करूंगा, सेफ्टी है या नहीं, इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी कितनी है, कम होगी, रिटर्न कितना है, अच्छा खासा होगा, कन्वीनियंस कितना है, लो होगा, इजी टू इन्वेस्ट नहीं है, तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत हार्ड होता है, ये बाकी चीज़ें, टिकट साइज ज़्यादा होगी, टैक्सीबिलिटी मतलब डिपेंड्स ऑन आप कितने देर उसे होल्ड करते हो। ओके, इक्विटी देखो तो सेफ्टी है, रिस्क भी होगा, लिक्विडिटी है, रिटर्न
डिपेंड्स ऑन मैं किस में इन्वेस्ट करता हूँ। कन्वीनियंस है, टिकट साइज 100-200 रुपए से भी अगर स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। टैक्सीबिलिटी क्या है, डिपेंड्स ऑन योर टैक्स लाइबिलिटी। ओके, अंडरस्टैंड योर नीड्स, गोल्स एंड टाइम होराइजन एंड रिस्क प्रोफाइल, मतलब आपका गोल क्या है, आपका टाइम होराइजन क्या है इन्वेस्टमेंट का, उसके हिसाब से इन्वेस्ट करो। जब आपके पास कोई क्लाइंट भी आता है तो उसको आपको ऐसे ही एनालिसिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच देख रहे हैं हम पूरा। ओके, बैलेंस, सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न एज पर योर सिचुएशन, मतलब आपको अगर उस पैसे की जल्दी जरूरत है तो उसके हिसाब से सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न आपका मैनेज करो। ओके, द राइट इन्वेस्टमेंट इज द वन दैट हेल्प्स यू अचीव योर फाइनेंशियल गोल, मतलब राइट इन्वेस्टमेंट आपके लिए वो है जो आपको आपका फाइनेंशियल गोल अचीव करने में हेल्प करे। साइड वाले के लिए रियल एस्टेट अच्छा हो सकता है क्योंकि उसके पास 1 करोड़ रुपए आज है और वो इन्वेस्ट कर सकता है, उसे कम लिक्विडिटी चाहिए। लेकिन मुझे लिक्विडिटी ज्यादा चाहिए, मेरे पास आज 1 करोड़ नहीं है, अगले 10 साल में आने वाला है धीरे धीरे हर साल सैलरी से, तो मेरे लिए कुछ अलग ऑप्शन मेरे लिए राइट हो सकता है। तो सबके लिए एक ही ऑप्शन वर्क नहीं करता, यही एनालिसिस हमें करना होता है कि रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से, क्लाइंट के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट का ये जो पूरा यूनिवर्स है, इसमें जो हमारे एसेट क्लासेस अवेलेबल है, ये कौन से एसेट क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज बाय एसेट कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरीज के जो हमारे एसेट्स है इनको अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले इक्विटी, तो इक्विटी मतलब क्या, शेयर मार्केट आपने सुना होगा, तो किसी भी कंपनी का शेयर बाय करना मतलब इक्विटी बाय करना, ठीक है। तो इक्विटी में भी अलग अलग टाइप के शेयर होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं ब्लू चिप स्टॉक, ब्लू चिप कंपनीज मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज, ठीक है, जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, जिन्हें ब्लू चिप कहा जाता है, मतलब ये कंपनीज का वोलेटिलिटी उन कंपनियों में कम रहती है। ओके, रिटर्न पोटेंशियल भी कम होता है लेकिन ये स्टेबल कंपनीज होती है। उसके बाद मिड साइज कंपनीज, मिड कैप कंपनी होती है जिनका मार्केट कैप अलग होता है लार्ज कैप कंपनीज से, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है। उसके बाद स्मॉल कैप कंपनीज, ओके, जो मीडियम साइज कंपनीज होती है, स्मॉल कैप साइज कंपनी होती है, उनको स्मॉल कैप कंपनीज होती है। ओके, उसके बाद अनलिस्टेड कंपनीज, कुछ कंपनीज ऐसे होती है जो लिस्टेड नहीं होती स्टॉक एक्सचेंज पे, उन्हें अनलिस्टेड कंपनीज कहा जाता है। फॉरेन स्टॉक होते हैं, इंडिया से बाहर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यूएस में, यूके में, वो फॉरेन स्टॉक हो गए आपके लिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड जिस जो हम पूरा ये कोर्स स्टडी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड। उसके बाद एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ होते हैं। ओके, उसके बाद इंडेक्स फंड, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट के आपके ऑप्शन हो गए। फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, तो फिक्स्ड इनकम नाम में ही हमें पता चलता है कि फिक्स इनकम सिक्योरिटीज मतलब ऐसी सिक्योरिटीज जो हमें फिक्स कंटिन्यूअसली फिक्स इनकम देती रहे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट, बैंक्स में जो आप एफडी करते हो उसे फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है। रिकरिंग डिपॉजिट, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार में मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, हर महीने 1000 रुपीज इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये होगा हमारा रिकरिंग डिपॉजिट। एंडोरमेंट पॉलिसीज, जो कंपनीज आपके लिए बनाती है कि आपके 5-10 साल के लिए अगर कंपनी आप एक ही यहाँ पे वर्क करते हो तो आपको एंडोरमेंट प्लान मिलता है। मनी बैक पॉलिसीज होती है कुछ, वो हो गई। उसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ जिसे हम कहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, फिक्स इनकम सिक्योरिटी है। सुकन्या समृद्धि योजना, अगर आपको एक छोटी बच्ची है, उसकी कुछ तो एज है, उसको अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छा रिटर्न 8 पॉइंट समथिंग कुछ तो % का रिटर्न आपको मिलता है बेटी के लिए। ओके, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मतलब जो 60+ इंडिविजुअल है उनके लिए ज़्यादा रिटर्न होता है एफडी पे, सीनियर सिटीजन स्कीम। ओके, उसके बाद पोस्ट ऑफिस की स्कीम होती है, मंथली इनकम स्कीम, जो रिटायरमेंट इंडिविजुअल है, रिटायर्ड इंडिविजुअल है, उनको कंटिन्यूअसली पैसों की ज़रूरत होती है तो उनके लिए ये स्कीम बनाई गई है। ओके, रिकरिंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में भी रिकरिंग डिपॉजिट का एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल होता है। उसके बाद कंपनी फिक्स डिपॉजिट, कंपनी में भी ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। डिबेंचर्स या बॉन्ड्स, कंपनी या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो एज ए इंडिविजुअल। ओके, उसके बाद डेप्थ म्यूचुअल फंड भी एक फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट हम कह सकते हैं क्योंकि वो भी डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है और कंटिन्यूअस फिक्स्ड इनकम जो इन्वेस्टर होता है उसे वहाँ पे मिलता है। उसके बाद होता है रियल इस्टेट। ओके, तो हम एक फिजिकल रियल इस्टेट खरीद सकते हैं जिसे रेसिडियल और कमर्शियल, हम एक कोई तो प्रॉपर्टी हमने खरीद ली, वहाँ से हमें 2 टाइप्स ऑफ इनकम आएंगे, एक आएगा रेंटल इनकम और जो हमारे प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन जो होगा वो भी इनकम हम वहाँ से कमा सकते हैं। और सेकेंड होता है हमारा फाइनेंशियल एसेट, तो यहाँ पे आता है हमारा रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड कुछ ऐसे स्पेसिफिक होते हैं जो सिर्फ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और रियल इस्टेट का आप बेनिफिट ले सकते हो। उसके बाद रीट्स होते हैं, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, मतलब आप फ्रैक्शनल में
रियल इस्टेट बाय कर सकते हो, ये भी ऑप्शन इंडिया में अवेलेबल है। ओके, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन्वेस्ट इन्हें कहा जाता है, तो ये इन्वेस्ट भी इंडिया में अवेलेबल है। जैसे कि गवर्नमेंट की जो टोल प्लाजा वाली कंपनी हो गई, रोड बनाने वाली कंपनी हो गई, इन कंपनियों को हम फंड दे सकते हैं ये इन्वेस्ट की माध्यम से, और वहाँ से अच्छा खासा रिटर्न हम जनरेट कर सकते हैं। ओके, ये सब हो गए हमारे रियल इस्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन। ओके, इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन रेंट एंड वैल्यू एप्रिसिएशन, तो यहाँ पे दो टाइप ऑफ हमें बेनिफिट मिलते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी की जो एप्रिसिएशन होगी प्राइस में वो, और रेंटल इनकम। वैसे ही इक्विटी में भी हमें टू टाइप्स ऑफ इनकम मिलते हैं, जैसे ओन अ पार्ट ऑफ कंपनी एंड पार्टिसिपेट इन देयर ग्रोथ, एंड यहाँ पे हमें एक मिलता है डिविडेंड। ओके, अगर शेयर की प्राइस बढ़ती है तो वो भी बढ़ेगी और डिविडेंड भी हमें मिलेगा। ओके, उसके बाद होता है हमारा कमोडिटीज। कमोडिटीज मतलब क्या, गोल्ड हो गया, प्रेशियस मेटल होते हैं गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट माना जाता है हमारे, अगर पूर्वज या हमारे जो मतलब लास्ट पीढ़ी है उनका इस इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था। तो गोल्ड फंड्स हो गए, मतलब म्यूचुअल फंड्स कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, तो आप उनके जरिए भी गोल्ड इन्वेस्ट कर सकते हो। कमोडिटी के ईटीएफ्स होते हैं, मतलब आप छोटे छोटे पार्ट में 100 रुपए से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में। ओके, तो टेंजेबल एसेट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज होता है गोल्ड, ऐसे हम इसे कहते हैं, और उसी हिसाब से हम डाइवर्सिफाई करते हैं ताकि कुछ हिस्सा हमारा गोल्ड में भी हमारे पोर्टफोलियो का रहे। ओके, उसके बाद हाइब्रिड एसेट क्लास होता है, तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो होते हैं मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड होते हैं। मतलब क्या, ये कुछ इक्विटी खरीदेंगे, कुछ फिक्स इनकम खरीदेंगे, कुछ रियल इस्टेट खरीदेंगे, कुछ कमोडिटी खरीदेंगे। तो सेबी के कुछ नॉर्म से उसके हिसाब से इनका जो डाइवर्सिफिकेशन होता है उसके कुछ परसेंटेज वाइज टर्म्स डिसाइड की गई है, जो हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे रेगुलेटरी में, कि उसी हिसाब से उनको अलग अलग एसेट क्लासेस में ये इन्वेस्ट करके एक ही फंड अगर आप लेते हो तो आप इन सब एसेट क्लासेस का आप एक्सपोजर ले सकते हो। ओके, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा खासा ऑप्शन बन जाता है। और अदर्स इन्वेस्टमेंट रहते हैं, जैसे कि रेयर कॉइन्स हो गया, पुराने ज़माने के कॉइन्स, ये भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। आर्ट हो गया, अच्छा अच्छा आर्ट हो गया, पिकासो का आर्ट, या आपने वो सुना होगा, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। और रेयर स्टैम्प होते हैं पुराने, वो भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन डायमंड हो गया, डायमंड में भी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद वाइन्स हो गए, पुराने वाइन्स की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट की अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं, जैसे मैंने आपको रिस्क और रिटर्न का ग्राफ बताया, तो इन्वेस्टमेंट में जितने ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट में कौन सी रिस्क हमें होती है, ये सब रिस्क हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन की रिस्क, इन्फ्लेशन की रिस्क जैसे मैंने आपको बताया कि चीजों की प्राइस जो बढ़ती हुई जा रही है वो हो गई इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन की रिस्क होती है कि अगर आपने कुछ चीज आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उतना पूरा रिटर्न मिलता नहीं, क्यों, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, उस चीज की प्राइस तभी बढ़ चुकी होती है। ठीक है, तो उसके बाद आपको अगर मान लो आपने 10,000 रुपए की चीज आज अगर आप देख रहे हो और 8% का इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी में है, तो अगर आप वो 5 साल बाद बाय करने जाओ वही चीज 10,000 की, वही चीज अगर आप 5 साल बाद बाय करना चाह रहे हो तो उसी चीज की कीमत आपको लगेगी 14,693 रुपीज। वही चीज अगर इकोनॉमी में 8% का इन्फ्लेशन चल रहा है, तो अगर वही चीज आप 10 साल बाद अगर बाय करने जाओ तो वही चीज खरीदने के लिए आपको लगेंगे 21,589। देख रहे हो आप, इसीलिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। वही चीज 20 साल बाद अगर आप खरीदने जाओ तो वही चीज के जो आप 10,000 में खरीद पा रहे हो उसी के लिए आपको लगेंगे 46,610 रुपीज। और अगर 30 साल बाद अगर आप जाते हो तो आपको वही चीज खरीदने के लिए लगेंगे 1,06,27 रुपीज। वही 10,000 रुपए की चीज अगर आप 30 साल बाद खरीदना चाहते हो तो आपको अमाउंट कितनी ज्यादा लग रही है ये आप देख सकते हो, और इसीलिए आपको इन्वेस्टिंग करना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए, तो लॉस ऑफ परचेसिंग पावर हमारी होती जो जा रही है, मतलब हमारे मनी की जो वैल्यू, हम ये देख रहे हैं कि हमारी मनी की वैल्यू घट रही है, जो चीजों की वैल्यू है वो बढ़ रही है। ओके, तो इसके लिए हमें करना चाहिए इन्वेस्टिंग। ओके, ये हो गया हमारा सबसे पहला इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन रिस्क। देन हमारा होता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी जैसे मैंने आपको बताया कि आप कितने कन्वीनियंटली उस चीज को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है,
तो लिक्विडिटी रिस्क जो होती है, हाई लिक्विडिटी एसेट्स कौन से होते हैं, फिर सेविंग अकाउंट हो गया, क्योंकि आप आज जा सकते हो, आज आपके पैसे लेके आ सकते हो सेविंग अकाउंट, यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा होती है क्योंकि आप डायरेक्टली क्या है जल्दी आपकी ला सकते हो। ओके, लिस्टेड शेयर जो हो गए उसमें भी लिक्विडिटी अच्छी खासी होती है। कुछ शेयर होते हैं पेनी स्टॉक, अगर हम देखें वहां पे लिक्विडिटी कम होती है, लेकिन ओवरऑल इक्विटी भी एक अच्छा खासा लिक्विडिटी का ऑप्शन है जहां पे आप आपके लिक्विड फंड मतलब जल्दी आप वहां से पैसा ला सकते हो। म्यूचुअल फंड अगर हम देखें तो यूजुअली नॉर्मल लिक्विडिटी हम कह सकते हैं, जहां पे भी आप T+1 T+3 डेज में आप आपका पैसा विड्रॉ कर सकते हो। ओके, उसके बाद बैंक एफडी, पीपीएफ एंड बॉन्ड, इसमें लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है। यहाँ पे ये देखो, ये जो कर्व मैंने बनाया है, यहाँ पे लिक्विडिटी हाईएस्ट लिक्विडिटी और यहाँ पे लोएस्ट लिक्विडिटी। ठीक है, तो एफडी में क्या, आपको मैच्योरिटी अगर नहीं होगी तो आपको थोड़ा सा हार्ड जाएगा वो विड्रॉ करने के लिए। ठीक है, पीपीएफ लिक्विडिटी कम होती है क्योंकि यहाँ पे मैच्योरिटी लॉक इन पीरियड होता है। ओके, और बॉन्ड्स यहाँ पे भी मैच्योरिटी का लॉक इन पीरियड आपको होता है। और रियल एस्टेट सबसे कम लिक्विडिटी होती है। क्यों? क्योंकि आज अगर आप आपका घर बेचने गए तो आप कोई आपको बायर मिलेगा ही नहीं मिलेगा ये आप कह नहीं सकते। यहाँ पे क्या होगी, लिक्विडिटी कम होगी। तो लिक्विडिटी के सिंपल डेफिनेशन क्या कि हाउ कन्वीनियंटली यू कैन कन्वर्ट योर एसेट इनटू कैश, कि कैश में कितने जल्दी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये हो गई आपकी लिक्विडिटी। तो इन्वेस्टमेंट में आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है, लिक्विडिटी। ओके, तो की पॉइंट्स अगर हम देखें तो अर्ली एग्जिट में अटेम्प्ट पेनल्टी और लोअर रिटर्न, मतलब क्या हो जाता है कि अर्ली एग्जिट अगर आप करते हो बॉन्ड्स में, एफडीज में, तो आपको कम रिटर्न मिल सकता है। ओके, उसके बाद सम प्रोडक्ट्स अलो पार्शियल विड्रॉ, सम डोंट। तो कुछ प्रोडक्ट्स में ऐसी भी फैसिलिटी, रिटायरमेंट्स कुछ प्लान होती है जिनमें पार्शियल विड्रॉ अप कर सकते हो। हम आने वाली सीरीज में ये हमारे देखने वाले 3rd 4th चैप्टर में कुछ तो है, वहां पे हम देखेंगे। ओके, हाई लिक्विडिटी यूजुअली कम्स विथ लोअर रिटर्न। तो एक बात ध्यान में रखो कि जहां पे लिक्विडिटी ज्यादा रहती है वहां पे रिटर्न आपका कम होता है। सिंपल एग्जांपल, आपने जो सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए, यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा है लेकिन यहाँ पे रिटर्न आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। ओके, ये बात ध्यान में रखो। और मैच लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट विथ योर गोल, तो आपके जो भी गोल है उसके हिसाब से आपकी लिक्विडिटी प्लान करो ताकि आपका गोल उसी समय पे प्रॉपरली मीट हो सके। उसके बाद हमारी होती है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क मतलब क्या, रिस्क दैट द बोरोवर में पे और इश्यू द प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब क्या कि आप जहां से वो प्रोडक्ट ले रहे हो, मान लो आप किसी बैंक से आपने एफडी करी हुई है, तो अब आप वो बैंक जो है वो अगर मान लो बैंक करप्ट हो गए, जैसे यस बैंक में हुआ था, बहुत सारे लोगों के पैसा अटक गया था, तो ये एक हो गई क्रेडिट रिस्क कि आपका जो जिसको आप जहां पे फंड दे रहे हो अगर वो भाग गया, अगर वो आपका पैसा रिटर्न नहीं करता, तो ये हो गई आपकी क्रेडिट रिस्क। ओके, तो क्रेडिट रिस्क में क्या होता है, पे ऑन टाइम कर रहा है तो मतलब वहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं है। अगर वो डिले कर रहा है आपके, अगर जो आपके इंटरेस्ट है, मान लो आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, अगर आपका इंटरेस्ट देने में डिले कर रहा है, मतलब आपको क्या, ये आइडियल आपके लिए नहीं हो सकता। और अगर वो दे ही नहीं रहा तो ये वर्स्ट केस है, तो वहाँ पे आपको आरबीआई के कुछ रूल्स के हिसाब से आप वो कर सकते हो। लेकिन क्रेडिट रिस्क ये भी आपको इन्वेस्टमेंट में एक रिस्क होती है। ओके, वाई डिले और डिफॉल्ट हैपन, तो ये क्यों होता है, एबिलिटी ऑफ रिस्क जो होती है आपकी बिजनेस की स्टेबिलिटी पे, प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है नहीं चल रही है, इंडस्ट्री की कंडीशन क्या चल रही है, इस पे थोड़ा बहुत डिले हमें देखने के लिए मिलता है हमारे इन्वेस्टमेंट में। ओके, तो इंटेंशनली कुछ करते हैं तो मैनेजमेंट इंटेंशनली रहता है, ट्रैक रिकॉर्ड अगर उसका अच्छा नहीं हो, गवर्नेंस अच्छा नहीं हो और पास्ट बिहेवियर अगर अच्छा नहीं हो, तो वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो लोअर रिस्क अगर हम देखें तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या एफडीज में आपको कम रिस्क मिलेगी, और लोअर रेटेड कंपनी जो होती है या न्यू कंपनी जो होती है उनमें आपको यहाँ पे ज्यादा रिस्क मिलेगी, आपको क्रेडिट रिस्क। ठीक है, तो क्रेडिट रिस्क में आपको गवर्नमेंट रेटेड जो एजेंसीज होती है वहां पे कम रिस्क होती है, लेकिन जो लोअर रेटेड कंपनी होती है वहां पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको वहां पे रिस्क आपकी ज्यादा होती है। तो की टेक अवेज यहाँ पे क्या होते हैं हमारे क्रेडिट रिस्क के बारे में, अंडरस्टैंड द रिस्क बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टिंग, मतलब जब भी कभी आप इन्वेस्टमेंट करने जाओ तो उसका रिस्क बिहेवियर अंडरस्टैंड करो। हाइयर रिटर्न यूजुअली कम्स विथ हाइयर रिस्क। मैंने जो आपको ग्राफ बताया था, हाइयर रिटर्न यूजुअली, कभी भी अगर आपको कोई भी वादा कर रहा है, ये पूरा फाइनेंस इंडस्ट्री का लॉ है, अगर कोई आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है इसका मतलब वहां पे रिस्क ज्यादा है। ओके, डाइवर्सिफाई और मैनेज योर फॉर मैनेजिंग योर क्रेडिट रिस्क एंड एसेस एबिलिटी इंटेंशन टू ऑफ इश्यूअर। ओके, तो जो इश्यूअर है उसकी आपकी क्रेडिट रेटिंग और बाकी सब चीजें आपको प्रॉपरली देख लेनी चाहिए। ओके, तो अब ये जो सब रिस्क हमने देखी, तो इस रिस्क को हमें मैनेज तो करना होगा अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप बता रहे हो इन्फ्लेशन की वजह से तो प्राइस बढ़ रही है, इन्वेस्ट तो करना है लेकिन रिस्क है, तो इस रिस्क को मैनेज भी करना होगा। तो अब ये रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है ये हम देख लेंगे। तो क्या, तो
अवॉइड कर सकते हम किसी भी रिस्क को, तो अवॉइड सर्टन इन्वेस्टमेंट इफ़ यू डोंट वांट टू टेक द रिस्क। तो कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जो आपको करनी नहीं चाहिए अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, या वो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको सुटेबल नहीं है, तो आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई क्लाइंट भी आता है, अगर वो चीज़ उसे सुटेबल नहीं है, वो उतनी रिस्क नहीं ले सकता, तो आपको उसको वहाँ से दूर रखना चाहिए। ओके, देन टेक अ पोजीशन बेनिफिट फ्रॉम अ सम इवेंट्स और डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट जो स्ट्रैटेजी होती है, जो ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होती है, अगर मान लो कुछ इवेंट है, इसके बिहाफ पे भी आप वहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मतलब मान लो इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कम होने वाले, ये आपको पता है, ठीक है। मतलब क्या, आरबीआई बोल रही है कि हम इंटरेस्ट रेट कम करने वाले हैं, और एक ओवरऑल सेंटीमेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो कम मैच्योरिटी वाले बॉन्ड और बाय कर सकते हो लॉन्ग मैच्योरिटी वाले बॉन्ड। क्यों? क्योंकि जो कम मैच्योरिटी वाले बॉन्ड होते हैं, अगर न्यू बॉन्ड इश्यू होते हैं, मान लो आपने कोई भी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, वहां पे आपको रिटर्न मिल रहा है 7%, और अगर नया बॉन्ड आता है वो 8% रिटर्न देने लगा, तो लोग क्या करेंगे, अगर सेम सेम आरबीआई दोनों इशू कर रही है, ये भी आरबीआई ने इशू किया है, ये भी आरबीआई ने इशू किया है, तो लोग क्या करेंगे, 7% वाला कोई नहीं लेगा, 8% वाला जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, अब 8% को बॉन्ड इश्यू होगा, इसका मतलब क्या, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो यहां से भी आप बेनिफिट ले सकते हो। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या, कि आपके जो एसेट्स है वो अलग अलग एसेट क्लासेस में आपको इन्वेस्ट करने होंगे, अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने होंगे। जैसे कि कुछ स्टॉक ले लिए, कुछ एफडीज ले लिए, कुछ बॉन्ड ले लिए, कुछ म्यूचुअल फंड ले लिए, और कुछ कमोडिटी में इन्वेस्ट कर दिया। तो आपको आपका जो पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। अगर आपके पास कोई क्लाइंट भी आता है, तो उसके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उसका पोर्टफोलियो प्रॉपरली डाइवर्सिफिकेशन आपको करना चाहिए। तो डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या, कि अलग अलग एसेट क्लास में आपके मनी को रखना, इसे कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन। ओके, तो मेजर बिफोर यू मैनेज, तो क्रेडिट रिस्क देख लेना कि क्रेडिट रिस्क क्या है वहाँ पे, प्राइस वोलेटिलिटी चेक कर लेना उस एसेट की रिस्क मैनेजमेंट के लिए, कि प्राइस वोलेटिलिटी उस एसेट में कितनी, वो अगर आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हो तभी आप वहाँ पे इन्वेस्ट करो। मार्केट की रिस्क देख लेना कि मेजर बाय बीटा, जो बीटा से मेजर की जाती है कि मार्केट में बीटा क्या चल रहा है, ये एक देख लेना, इससे आपको आइडिया आ जाएगी कि मार्केट की रिस्क क्या चल रही है। और इंटरेस्ट रेट की रिस्क, मतलब इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बॉन्ड की प्राइस फिर क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट घट रहा है, तो बॉन्ड की प्राइस क्या होगी, शॉर्ट टर्म के बढ़ जाएगी। ओके, तो ये इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है, ये भी हमें अफेक्ट करती है। ओके, तो ये आप मॉडिफाइड ड्यूरेशन से इसे मेजर कर सकते हो। ओके, तो एक चीज ध्यान में रखो, बैलेंस रिटर्न एंड रिस्क। आपका जो भी रिस्क एपिटाइट है, उसी के हिसाब से रिस्क एंड रिटर्न मैनेज करो। ओके, नो योर रिस्क एपिटाइट, आपका रिस्क एपिटाइट समझ लो, आपके पास जो भी क्लाइंट आता है उसका रिस्क एपिटाइट समझो, उसकी के बाद उसे इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करो। अलाइन विथ योर गोल, आपके जो गोल है, लॉन्ग टर्म गोल होंगे, उसके हिसाब से आप कितनी रिस्क ले सकते हो, उसी के हिसाब से आप रिस्क लो। ओके, और स्टे डिसिप्लिन एंड रिव्यू रेगुलरली, तो रेगुलरली हर क्वार्टरली या हर ईयरली आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए, ताकि अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपके पोर्टफोलियो को मैच नहीं कर सकती, तो आप उससे निकाल के अलग चीज़ वहाँ पे ऐड कर सको। ओके, तो अब कुछ बिहेवियरल बायस रहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय। तो भाई आदमी बिहेवियरल बायस तो रहेंगे, तो इससे भी हमें अवॉइड करना होता है कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय, ठीक है। तो क्या तीन मेजर थ्री इमोशनल बायस रहते हैं, वो क्या क्या देख लेते हैं। पहले तो ये हो गया हमारा, पहला रहता है हमारा फियर। फियर मतलब क्या, डर जाना। ओके, ग्रीड और होप, ये तीन बायस रहते हैं। ओके, इररेशनल बिहेवियर कैन बी बिगर रिस्क टू योर मेंटल योर वेल्थ। इररेशनल बिहेवियर अगर आप मार्केट में दिखाते हो, इन्वेस्टमेंट में दिखाते हो, तो ये सबसे बड़ा आपकी रिस्क हो सकती है आपकी इन्वेस्टमेंट में या आपकी वेल्थ क्रिएशन में। ओके, तो ये मैटर क्यों करता है, तो लीड्स टू अ पुअर डिसीजन। आप क्या करते हो, डर में आके या ग्रीड में आके पुअर डिसीजन ले सकते हो। जहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर देते हो। इंक्रीज रिस्क एंड लॉसेस, आपकी रिस्क और लॉस भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं। और स्टॉप योर फ्रॉम रीचिंग योर फाइनेंशियल गोल, और आपकी जो फाइनेंशियल गोल है वो आप मीट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द इमोशनल डिसीजन। तो ये अलग अलग बायसेस है जो हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ऐसे भी हमें इन्वेस्टमेंट अगर हम कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हम एक एक करके देख लेते हैं। तो अवेबिलिटी
एक बायस होता है जो कि हमें क्या बोलता है, रिलेइंग ऑन अ इंफॉर्मेशन दैट कम्स टू योर माइंड इजीली। मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में इजीली आ रही है उसी के हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। मैं मार्केट की सिचुएशन नहीं देखूंगा, बाकी को क्या चल रहा है ये कुछ भी एनालिसिस ना करना, जो मेरे तरफ जल्दी आ रहा है उसी के बेसिस पे इन्वेस्ट कर देना। अवेलेबिलिटी बायस, ओके, जो अवेलेबल है उसके बेसिस पे, हमें ऐसा नहीं करना, हमें ऑल द outcomes from that decision, then all the circumstances और all the available information कलेक्ट करके उस पे हमें डिसीजन लेना है। ओके, उसके बाद कंफर्मेशन बायस, लुक फ्रॉम अ इंफॉर्मेशन दैट कन्फर्म्स अवर एग्जिस्टिंग बिलीव्स। मतलब हमारे जो पिछले बिलीव से उससे जो इन्फॉर्मेशन कंफर्म कर रही है उसी के बेसिस पे हम ये कंफर्मेशन बायस करके हम डिसीजन ले लेते हैं। मतलब पिछले हमने ये किया था इसलिए ये हुआ था तो अभी भी ये होगा, ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्री चेंजेस, एवरीडे मार्केट चेंजेस, तो कब क्या हो सकता है ये कोई नहीं बता सकता। उसके बाद फैमिलियरिटी बायस, मतलब जो प्रेफरिंग फैमिलियर ऑप्शन ओवर ए न्यू अपॉर्चुनिटीज। न्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं देखना, जिसके बारे में आप फैमिलियर हो उसी में इन्वेस्ट करना। मतलब कि यूएस स्टॉक मार्केट अच्छा करने वाला है लेकिन आप फैमिलियराइज हो इंडियन स्टॉक मार्केट के, तो आप यूएस स्टॉक ऑप्शन में इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो ये होगा फैमिलियराइज बायस कि मुझे यही मतलब पता है या इससे मैं फैमिलियराइज हूँ तो मैं वहां पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी उधर अवेलेबल है तो वहां पे आपको करना चाहिए। देन हर्ड मेंटेलिटी, फॉलोइंग द क्राउड। क्राउड बोल रहा है एक टिप आ गई, पूरा क्राउड अगर वो खरीद रहा है तो आप भी वही खरीद सकते हो, नहीं। आपको आपका ओन डिसीजन लेके वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके क्लाइंट का पैसा आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री में अगर काम कर रहे हो तो आपको उतना आपका ओन डिसीजन लेना चाहिए, ना कि आपको क्राउड को फॉलो करना चाहिए। लॉस एवर्जन, मतलब क्या, पेन ऑफ लूजिंग इज ग्रेटर देन प्लेजर ऑफ गेनिंग। मतलब कि कई लोगों को होता है कि लॉस अगर हो जाए तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है रेदर देन उनको अगर गेन हो, तो ये हो गया लॉस एवर्जन बायस। उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस कि हाँ मैंने पिछली बार ये किया तो ये हो गया था, अगली बार भी ये हो जाएगा, नहीं। जो डाटा बोल रहा है उस डाटा पे काम करना है। फाइनेंस इंडस्ट्री में अगर हम काम कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखो कि हमें डाटा के ऊपर काम करना है। जो डाटा बोल रहा है, एवरीडे मार्केट सिचुएशन चेंजेस। आज तक क्या हुआ, मैं 2026 में बैठा हूँ, 2026 तक आईटी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन बिकॉज ऑफ एआई बबल आईटी के सब स्टॉक गिरे पड़े हुए। 30, 50, 50, 60% टीसीएस जैसे अच्छे स्टॉक गिरे पड़े। क्यों? बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ द मार्केट। तो आज तक जो हुआ 2025 तक जो हो रहा था वो 26 में नहीं हुआ। तो ये डाटा अगर चेंज हो रहा है, मार्केट चेंज हो रहा है, तो हमें उसके हिसाब से चेंज होना होगा। ओके, उसके बाद रीजेंसी बायस, गिविंग मोर वेटेज टू रिसेंट इवेंट्स। आज कल के जो इवेंट्स है, मतलब एआई का बबल आ रहा है, इसी को हमने खूब बहुत ज़्यादा वेटेज दे दिया, नहीं। हमें बाकी भी चीज़ें देखनी है, गोल्ड ने क्या किया है, सिल्वर ने क्या किया है, पिछले डिकेड का क्या डाटा बोल रहा है। ओके, बिहेवियरल पैटर्न्स, पर्सनल ट्रेड्स एंड लाइफ एक्सपीरियंस शेप द सेविंग एंड इन्वेस्टिंग हैबिट्स। तो बिहेवियरल पैटर्न जो है हमारे पर्सनल ट्रेड्स और हमारे जो लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं ये हमारी सेविंग और इन्वेस्टिंग को मैटर करते हैं। कैसे कि हमारे घर वालों ने आज तक सिर्फ गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट किया, हम भी वहीं पे करेंगे। ये क्या हो गया, हमारा बिहेवियरल पैटर्न बन चुका है। लेकिन हम स्टॉक मार्केट को अवॉइड करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे घर वालों ने किया नहीं और किसी ने हमें इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं दिया। तो आपको नॉलेज लेके यहाँ से आगे आपको वो चीज़ें करनी है और उसके बारे में आपको लोगों को भी एजुकेट करना है। अगर आप आपकी खुद की फर्म खोल रहे हो तो आपको ये सब बायस से दूर रहना होगा ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन आपके क्लाइंट के बेसिस पे ले सके। ओके, तो इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड इथिकल स्टैंडर्ड, इथिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द फाइनेंस इंडस्ट्री। तो हमें इथिकल स्टैंडर्ड हर जगह पे मेंटेन यहाँ पे करने होंगे। क्लाइंट से बात करते हुए, क्लाइंट ने अगर उसका डाइवर्सिफिकेशन हमें बताया, उसके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही इन्वेस्ट करो, उसके रिस्क एपेटाइट के बिना कहीं पे भी हम इन्वेस्ट यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हम रिस्क प्रोफाइलिंग देख लेते हैं कि क्लाइंट की रिस्क प्रोफाइलिंग की, कोई भी क्लाइंट अगर हमारे पास आता है तो उसकी हमें सबसे पहले रिस्क प्रोफाइलिंग करनी होती है कि इसके रिस्क एपेटाइट क्या है। उसी के हिसाब से हम उसे उसकी इन्वेस्टमेंट डेजिग्नेशन बताएंगे और उसी के हिसाब से उसका पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे। तो रिस्क प्रोफाइलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? रिस्क प्रोफाइलिंग हेल्प्स अंडरस्टैंड हाउ मच रिस्क द इन्वेस्टर कैन विलिंग टू टेक सो दैट अ सुटेबल इन्वेस्टमेंट आर रिकमेंडेड। मतलब क्या कि इन्वेस्टर कितने रिस्क ले सकता है इसका स्टडी करके उसके बाद ही उसको जो सुटेबल होगा वही हम उसे रिकमेंड करेंगे। ओके, नीड टू टेक रिस्क, मतलब क्या कि कोई ज़रूरत है क्या रिस्क लेने की? अगर वो ग्रोथ चाहता है, हाँ भाई उसे ग्रोथ चाहिए, अगर उसके इन्वेस्टमेंट पे उसे अच्छा खासा रिटर्न चाहिए तो उसे रिस्क लेनी पड़ेगी। ओके, एबिलिटी टू टेक रिस्क, मतलब उसकी
उतनी एबिलिटी है क्या, वो लेना तो चाहता है लेकिन एबिलिटी नहीं है, उसके पास उतना पैसा ही नहीं है, एबिलिटी टू टेक रिस्क और विलिंगनेस टू टेक रिस्क। मतलब क्या, कई लोगों के पास क्या होता है, बहुत सारा पैसा होता है लेकिन विलिंगनेस नहीं होता, उसे थोड़ा सा उसको अगर लॉस हो जाए तो उनका मतलब जो हमने पिछले इसमें देखा कि लॉस एवर्जन बायस होता है। तो विलिंगनेस टू टेक रिस्क, एबिलिटी टू टेक रिस्क, ये दोनों चीजें जब मीट करेंगे तभी वो रिस्क ले सकता है। ओके, विलिंगनेस बहुत है कि मैं रिस्क ले सकता हूं लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं, क्या करेगा, कुछ नहीं, काम का नहीं। एबिलिटी कुछ नहीं है लेकिन बोल रहा है रिस्क ले सकता हूं, क्या करेगा, कुछ नहीं। ओके, ये जो चीजें है वो ये मैच होनी चाहिए। ओके, तो ये रिस्क प्रोफाइलिंग अप्रोच जो होता है, तो ये हमें कैसे, मतलब हम कैसे करते हैं, तो हम आने वाले जो हमारी सीरीज है उसमें तो देखेंगे, लेकिन क्वेश्चनर रहती है हमारे, एक सर्वे बेस हम करते हैं कि कुछ क्वेश्चन हम इन्वेस्टर को पूछते हैं और उसके हिसाब से उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग हम करते हैं। ओके, इन्वेस्टर इंटरएक्शन, इन्वेस्टर के साथ बात करके उसके क्वेश्चनर और उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग पूरा जान लेना, ये एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम है। ओके, और उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस, उसका फाइनेंशियल एनालिसिस करना, उसके ऊपर डेप्थ है क्या, उसकी लाइबिलिटीज क्या है, उसके डिपेंडेंट्स कितने हैं, उसका इनकम क्या है, उसके एक्सपेंस क्या है, उसकी नेटवर्थ क्या है, ये सब एनालिसिस करने के बाद हम एक इन्फॉर्म डिसीजन इन्वेस्टर के लिए ले सकते हैं। उसके बाद बिहेवियरल असेसमेंट, उसके ये जो ट्रेड्स होते हैं, विलिंगनेस भी चाहिए उसमें रिस्क लेने का। ओके, तो ये बिहेवियरल इंपैक्ट जो होता है वो हम देखेंगे। उसके बाद रिस्क रोलिंग एंड क्लासिफिकेशन, तो अलग अलग रिस्क टेकर को, रिस्क एवर्स होते हैं तो इनको हम अलग अलग रखेंगे और उसके हिसाब से उनका पोर्टफोलियो हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। ओके, तो अंडरस्टैंड एसेट एलोकेशन, तो अब एसेट एलोकेशन मतलब क्या, कि अलग अलग जगह पे हमारा एसेट का एलोकेशन करना, मतलब डाइवर्सिफिकेशन करना। ठीक है, तो व्हाट इज अ एसेट एलोकेशन, तो प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग अ मनी अक्रॉस डिफरेंट एसेट कैटेगरीज टू अचीव अ स्टैंडर्डाइज ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या, अलग अलग जो है, मतलब कुछ पैसा हमने 25% ऑफ द मनी हमारा लगा दिया हमने, मान लो हमारे पास 1000 रुपीज़ है, तो 1000 रुपीज़ में से 250 रुपीज़ 25% हम गोल्ड में डालेंगे, 500 रुपीज़ हम इक्विटी में डालेंगे, बेस्ड ऑन द रिस्क प्रोफाइल ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। ओके, देन टू अप्रोचेस टू एसेट एलोकेशन। अब दो अप्रोचेस, इंपॉर्टेंट दो अप्रोचेस है जो एग्जाम में, मतलब आप एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। एक होता है इस स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, ओके, और एक होता है हमारा टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। ओके, SAA कहा जाता है इसे, और इसे कहा जाता है TAA। तो स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन मतलब सेट टारगेट एलोकेशन बेस्ड ऑन द गोल, टाइम होराइजन एंड रिस्क प्रोफाइल। मतलब क्या, एक एसेट एलोकेशन ऐसे किया जाता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, या बेस्ड ऑन गोल्स, जो भी गोल्स होते हैं उसके लिए हम ये स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन करते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म गोल के लिए ये स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन किया जाता है। और टैक्टिकल एसेट एलोकेशन जो होता है वो किया जाता है डायनेमिकली चेंज एलोकेशन टू टेक एडवांटेजेस ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी। मतलब क्या, सिंपल भाषा में समझता हूँ, मान लो AC बनाने वाली इंडस्ट्री है, ठीक है, तो AC कब बिकेंगे, समर में बिकेंगे। तो AC चीज़ों में, AC कंपनियों में अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना एट द टाइम ऑफ समर, जब AC बिकने वाले, तब AC वाली कंपनियां खरीदो, क्योंकि उनका इस क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, अच्छा आएगा, इसका मतलब कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो ये क्या होगा, बेस्ड ऑन दैट इवेंट हमने वो डिसीजन लिया, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, कि अब इंडस्ट्री की सिचुएशन क्या है, अब मार्केट में क्या चल रहा है, इसके हिसाब से हमारा जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफिकेशन करना, ये हो जाता है टैक्टिकल एसेट एलोकेशन शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, और जो हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन होता है, ये हम लॉन्ग टर्म हमारे जो गोल होते हैं उसके हिसाब से हम वो प्लान करके रख देते हैं, जिसके 10 ईयर 15 साल का कोई गोल है उसके हिसाब से हम ये स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन करते। तो इसमें हमने क्या किया, 50% इक्विटी में डाल दिया, 50% डेप में डाल दिया। ओके, डोंट वरी, मेरे जो लॉन्ग टर्म गोल है ये अब अचीव हो जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिड्यूस रिस्क विदाउट लोअरिंग रिटर्न, रिस्क कम करने की कोशिश करेंगे, बेस्ड ऑन रिटर्न उतना ही रहे या उससे ज्यादा रहे। ओके, इंक्रीज रिटर्न विदाउट इंक्रीजिंग रिस्क, मतलब रिटर्न बढ़ाने की कोशिश करेंगे, रिस्क ना बढ़े इस हिसाब से। ठीक है, तो वाई रीबैलेंस, अब रीबैलेंसिंग हम सीख लेते हैं। तो रीबैलेंसिंग क्या होता है, तो रीबैलेंसिंग मतलब क्या, कि हमारे जो क्लाइंट होता है उसका पोर्टफोलियो हमें क्वार्टरली, ईयरली हमें रीबैलेंस करना चाहिए। रीबैलेंस मतलब क्या, कि अगर उसको एसेट एलोकेशन हमने जिस हिसाब से किया हुआ है, अगर वो उसके लिए सुटेबल नहीं है, मान लो हमने 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट था, 25% ऑफ एसेट एलोकेशन हमने किया हुआ है इक्विटी की तरफ, ओके, 50% एसेट एलोकेशन हमने किया हुआ है डेप्थ की तरफ, अगर वो मतलब कंजर्वेटिव क्लाइंट है तो, ठीक है, और 25% एसेट एलोकेशन हमने किया है कमोडिटीज की तरफ।
अब अगर मान लो इक्विटी की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, बहुत बढ़ जाती है, डेप्थ की तो वही रहेगी जो कॉमन रहेगी वो, लेकिन इक्विटी अगर उस साल हमें 30%, 35% समथिंग, स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत पैसा था या अच्छा उस समय उस स्टॉक में अगर रिटर्न दे दिया, अब क्या हुआ, ये पूरा एसेट एलोकेशन चेंज हो गया। कैसे? हमने यहाँ पे कितने लगाए थे, 250 लगाए थे, लेकिन 30% रिटर्न की वजह से ये अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया। ये तो उतना ही रहेगा अमाउंट, मतलब 10% से अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, उतना ही रहेगा, 50% एसेट एलोकेशन। इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, देखो इक्विटी में मान लो हमने 20% का उसका प्लस आ जाता है, स्टार्ट हमने 1000 रुपीज़ से किया था, ठीक है, 50% एसेट एलोकेशन हमने यहाँ पे किया था, 50% हमने डेप्थ में किया था, और टोटल पोर्टफोलियो हमारा 2000 रुपीज़ का है। तो अभी फर्स्ट ईयर में क्या होता है, 1200 रुपये का यहाँ पे मतलब इन्वेस्टमेंट हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द बेस्ट सिचुएशन ऑफ द मार्केट, ठीक है। तो अब ये जो 1200 रुपये हो गए, और ये 1200 रुपये हमें 50% इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रखना है, लेकिन अगर हम 2000 रुपये हमारे जो इन्वेस्टेड है इसके अगर हम 1200 टोटल 100% में अगर देखें तो 55% ऑफ द एसेट हमारा कहाँ पे, अभी इक्विटी में, लेकिन हमें तो 50-50% रखना है। ध्यान में आया? क्या हुआ, हमने इन्वेस्ट कितना किया था, इन्वेस्ट किया हमने कितना, 2000 रुपीज़, इसमें से 1000 रुपीज़ हमने इक्विटी में रखे थे, 1000 रुपीज़ हमने डेप्थ में रखे थे, लेकिन इक्विटी ने अच्छा परफॉर्म करने की वजह उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1200 रुपये हो गई, और इसकी डेप्थ ने इस साल मतलब बुरा परफॉर्म किया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 950 हो गई। अब अगर हम इस साल का फर्स्ट ईयर का अगर एसेट एलोकेशन देखें तो एसेट एलोकेशन कैसा हो गया, 1200 रुपये इक्विटी में, मतलब 55% ऑफ द मनी हमारा कहाँ पे हो गया, इक्विटी में, और 44% मनी हमारा सिर्फ डेप्थ में हो गया। लेकिन एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट 50-50 एसेट एलोकेशन हमें चाहिए। इसका मतलब क्या, हमें इसे रिबैलेंस करना होगा, तो हम यहां से कुछ पैसे निकालेंगे और वो यहां पे डालेंगे ताकि दोनों में हमें 50-50 रहे। मतलब क्या कि जो प्राइस ऑफ द एसेट बढ़ती है या कम होती है उसकी वजह से हमारा बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमें उसके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे रीबैलेंस करते रहना चाहिए। तो क्वार्टरली रीबैलेंस होता है, ईयरली रीबैलेंस होता है, तो ये जैसे फ्रीक्वेंसी हम सेट करें उस फ्रीक्वेंसी पे हमें रीबैलेंसिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो सेबी की जो गाइडलाइंस है, इफ अलोकेशन डेविएट्स फ्रॉम द मैंडेट, तो उसकी वजह से हमें रीबैलेंसिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये एक ध्यान में रखो, रीबैलेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द एसेट का जो डाइवर्सिफिकेशन हमने किया है वो चेंज होता है, उसकी वजह से वो प्रॉपर रहे एज पर द जो इन्वेस्टर है हमारा, उस इन्वेस्टर के बिहाफ से या उस इन्वेस्टर की जो रिक्वायरमेंट के उसके हिसाब से, उसी लिए हम रीबैलेंसिंग करते हैं। ओके, तो अब दो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे पास होते हैं, या म्यूचुअल फंड में जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो होते हैं, डू इट यूर सेल्फ, मतलब अपने आप कर लो, या टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प। तो अब ये जो पूरा हम कोर्स बना रहे हैं, या आप अगर म्यूचुअल फंड का सर्टिफिकेशंस कर रहे हो, तो अगर आप जॉब को भी गए तो वहाँ पे आप एज अ प्रोफेशनल काम करोगे, मतलब क्लाइंट आपके पास आने वाला है, या अगर आप ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए देख रहे हो तो ये डू इट योर सेल्फ हो गया, मतलब अपने आप चूज़ करना और किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प लेके चूज़ करना। ये दो तरह के हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो गए। तो अब टू वेज टू इन्वेस्ट, डू इट योर सेल्फ, एंड हमने देखा तो डू इट योर सेल्फ में क्या होता है, हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खुद फाइंड करनी होती है। ओके, उसके बाद डू रिसर्च एनालिसिस, हमें एनालिसिस करना होगा, मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, मार्केट का रिसर्च करना होगा, एनालिसिस करना होगा। ट्रैक एंड मैनेज, हमें कंटिन्यूअसली हमारा एसेट एलोकेशन, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि वो डाइवर्सिफिकेशन मिसमैच ना हो, इसके लिए हमें ट्रैक एंड मैनेज करना होगा। ओके, देन हैंडल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें करके कीप अकाउंटिंग, इसमें सब अकाउंटिंग की हमें कहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन करना है, कौन से गोल के लिए कौन सा अच्छा हमारे लिए म्यूचुअल फंड हो सकता है, ये सब हमें खुद करना होगा। इसे कहा जाता है डू इट यूर सेल्फ, मतलब आपका क्लाइंट खुद कर ले रहा है। प्रोफेशनल की अगर आप हेल्प लेते हो तो आपको प्रोफेशनल रिसर्च मिलेगा। तो अगर आप एक प्रोफेशनल बन रहे हो तो आपको एक प्रोफेशनल रिसर्च आपके क्लाइंट को प्रोवाइड करना होगा। ओके, बिल्ड एंड मैनेज पोर्टफोलियो, मतलब आप एज अ बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट ये काम करोगे। मॉनिटर एंड रीबैलेंस, मॉनिटर आप आपके क्लाइंट का रेगुलरली पोर्टफोलियो करोगे और मैनेज करोगे। ओके, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन आप करोगे और योर फोकस रहेगा आपका उसके, मतलब जो भी पूरा डाइवर्सिफिकेशन और बाकी चीज़ें उसका प्रॉपरली उसके गोल मीट हो, इसी तरह से आपका उस क्लाइंट की तरफ व्यू रहेगा। ओके,
तो बेटर कौन सा है? तो 3 क्वेश्चन, कैन यू डू द जॉब योरसेल्फ, मतलब आपको वो सब चीज़ें पता है कि आप कर सकते हो? अगर हाँ, आपको एनालिसिस आता है, म्यूचुअल फंड का एनालिसिस आता है, आप कर सकते हो। डू यू वांट टू डू इट, अगर आपको वहाँ पे इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो। कैन यू अफोर्ड द आउटकम, आउटसोर्स जो है वो आप कर सकते हो, मतलब जिसका आउटकम जो आएगा वो आप अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। क्योंकि क्या होता है, कई लोगों को पता नहीं होता और वो खुद करते हैं, तो अगर वो उनके लिए प्रॉपर म्यूचुअल फंड नहीं है तो वो उन्हें चूज नहीं करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में भी बहुत ज़्यादा कैटेगरीज है, तो आपके लिए कौन सा सुटेबल है, आपको उसी की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, कैन यू डू द जॉब योर सेल्फ, एबिलिटी नॉलेज अगर आपके पास है, टाइम और डिसिप्लिन आप हो और कंटिन्यूस लर्निंग आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ओके, डू यू वांट टू डू इट, अगर आपके पास इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो, और अगर आप वो आउटकम अफोर्ड कर सकते हो तो आप कर सकते हो। तो द रियलिटी कॉस्ट ऑफ कंपैरिजन जो है हमारी जो है, तो वो विजिबल जो हमारी कॉस्ट हम कहते हैं, अगर आप प्रोफेशनल को देते हो ऑन द बेसिस ऑफ यू कि आप मेरा पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करो, तो वहाँ पे होता है हमारा म्यूचुअल फंड की जो फी रहती है हमारी 2% पर एनम, ये डिफर करती है म्यूचुअल फंड तो म्यूचुअल फंड, तो ये एक फीस हो जाती है हमारी अगर हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे तो। ओके, एंड हिडन कॉस्ट अगर हम कहे तो डू इट योर सेल्फ इन्वेस्टिंग की रिसर्च लग गया, एनालिटिक्स हो गया, ट्रैकिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और आपको अगर टाइम है तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिसर्चर एक प्रोफेशनल के पास देते हो तो आपको सिर्फ ये 2% कॉस्ट के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो प्रोफेशनली मैनेज हो जाता है। तो हम जो है मतलब ये जो सीरीज सीख रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स तो एग्जाम के लिए सीख रहे होंगे, तो आपके पास जब भी क्लाइंट आता है तो आपको ये फीस आपको मिलती है, लेकिन ये जो बाकी सब चीज़ें रिसर्च एनालिटिक्स ये बाकी सब चीज़ें आपको करनी पड़ती है, क्लाइंट का एनालिसिस करके उसके हिसाब से उसको प्रॉपरली जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो आपको सजेस्ट करना होता है। ओके ओके, तो वैल्यू ऑफ अ टाइम मैटर्स मोर देन द वेल्थ ग्रोथ, तो आपकी वेल्थ ग्रो होती है, वैल्यू ऑफ टाइम भी मैटर करता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप डू इट योरसेल्फ कर सकते हो, नहीं तो आप एक कोई भी प्रोफेशनल हायर कर सकते हो। तो सेबी का एक मैक्सिमम लिमिट है फीस की जो आप इन्वेस्टर से ले सकते हो, जो कि 2% हमने जैसे देखा म्यूचुअल फंड में वो डिफर करती है म्यूचुअल फंड के कैटेगरी के हिसाब से, वो हम आगे जब रेगुलेशन देखेंगे तब हम देखने वाले हैं। तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंट एंड रेगुलेटर इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए सेबी ने वो रखा है कि इतनी फी, इससे ज़्यादा कोई भी फीस एडवाइज़र हो या मतलब जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो वो नहीं ले सकते। तो अब हम ये कुछ पहले चैप्टर के कुछ सैम्पल क्वेश्चन है, ये सैम्पल क्वेश्चन हम जो बुक से ही मैंने लिए हुए एनआईएसएम के मटेरियल से ही मैं ये सब प्रेफर कर रहा हूँ, जो भी मैंने आपको इस वीडियो में पूरा बताया पूरा का पूरा मैं एनआईएसएम के मटेरियल से ले रहा हूँ। तो आप पूरा मतलब ये क्वेश्चंस भी मेरे एनआईएसएम के मटेरियल से ही है। अगर आप चाहते हो कि एनआईएसएम का मटेरियल थोड़ा बहुत ओवरलुक करूँ, मैं अगर आपसे कहूँ मैंने इतना डिटेल में आपको सब प्रैक्टिकली वैसे बता दिया, तो आप सिंपली इन क्वेश्चंस का आंसर भी कर सकते हो, और एग्ज़ाम के लिए मुझे लगता है कि मैंने उतने डिटेल में आपको सब कवर कर दिया। लेकिन अगर आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, जहाँ से आप आपका जो फ्री ऑफ कॉस्ट का जो मटेरियल होता है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, और आप अगर चाहो तो ओवरव्यू बुक का थोड़ा बहुत कर सकते हो। लेकिन इन क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट एवेन्यू डज नॉट ऑफर इनकम ऑन अ रेगुलर बेसिस, मतलब क्या रेगुलर बेसिस पे कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे इनकम नहीं देती। तो कौन सी इन्वेस्टमेंट है आप बताओ यहाँ पे? तो रियल इस्टेट देती है, रेंटल इनकम रेगुलर बेसिस पे देती है, फिजिकल गोल्ड देती है या नहीं आप बताओ, स्टॉक्स डिविडेंड मैंने जैसे आपको बताया तो रेगुलर इनकम देती है। ओके, और डिबेंचर्स, डिबेंचर्स मतलब उनका काम ही होता है फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में ही हमने वो देखा था। तो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ मतलब क्या, रेगुलर बेसिस पे आपको जो इनकम देती है वो हो गई आपकी सब फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। जो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ हमने देखी थी उसमें फिर डिबेंचर्स थे, मतलब ये भी रेगुलर देती है। तो फिजिकल गोल्ड जो है हमारा वो रेगुलर इनकम नहीं देता। ठीक है, ये देता है रेंट, ये देता है डिविडेंड और एप्रिसिएशन, और ये देता है हमें इंटरेस्ट, लेकिन फिजिकल गोल्ड हमें रेगुलर इनकम नहीं देता। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द परचेसिंग पावर ऑफ अ करेंसी चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन सी ये चीज़ है जिसकी वजह से हमारी परचेसिंग पावर कम होती जा रही है। ओके, मैंने ये आपको बताया था, लेकिन फिर भी देखो, एसेट अलोकेशन नहीं, एसेट अलोकेशन मतलब तो क्या कि अलग अलग एसेट में जो हम हमारा पैसा डालते हैं उसे एसेट अलोकेशन कहा जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या, जो हमारा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हम जो बनाते हैं, मान लो हमने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया और 1000 रुपीज़ पे अगर 10% का इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर हमें कितने मिलेंगे, 10 रुपीज़ मिलेंगे। लेकिन ये भी चीज़ अगर हम इन्वेस्ट करते तो हम हमारी कैपिटल कितनी हो गई, 1010 रुपीज़। ठीक है, मतलब क्या
कि 1000 इन्वेस्ट किए, उस पर 10 रुपीज मिले। अब सेकेंड ईयर में हमारी इनिशियल कैपिटल क्या होगी, 1010 रुपीज। तो अब इस पे 10 रुपए 10% हमें मिलेगा, तो ये इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन तो मतलब अलग अलग चीजों में जो हम हमारा एसेट डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग चीजों में जो इन्वेस्ट करते हैं, उसे डाइवर्सिफिकेशन क्या आ जाता है, नहीं। तो इसका राइट आंसर है इन्फ्लेशन। जो मैंने आपको बताया था कि जो चीजों की प्राइस बढ़ती हुई जा रही है उसकी वजह से हमारी परचेसिंग पावर कम होती जा रही है, तो ये हो गया हमारा इन्फ्लेशन। ठीक है। अब व्हाट इज द रियल रेट ऑफ रिटर्न? तो रियल रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या? ठीक है। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या कि नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन रेट। सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं कैसे कि मान लो हमने 12% का रिटर्न मुझे कोई इन्वेस्टमेंट दे रही है, ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन इकोनॉमी में चल रहा है 6% का, तो मेरा रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? मेरी जो अमाउंट है उस पर रियल रिटर्न क्या होगा? जो रिटर्न मैंने कमाया लेकिन इन्फ्लेशन का तो मेरा वेस्ट ही गया, तो 6% माइनस कितना हुआ, 6%। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न मतलब नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न जो मेरी इन्वेस्टमेंट पे मुझे मिल रहा है माइनस इन्फ्लेशन का जो भी रेट चल रहा होगा वो इज इक्वल टू रियल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न इज नॉमिनल, मतलब जो हमारी कोई भी इन्वेस्टमेंट, मान लो मैंने किसी एफडी में इन्वेस्टमेंट किया, वो मुझे 10% का रिटर्न देती है, ओके, और इन्फ्लेशन चल रहा है 6% का, तो 6% उसमें से इन्फ्लेशन का जो रेट है वो तो नहीं मिला मुझे, क्योंकि चीजों की प्राइस तो उतनी बढ़ चुकी है, वो बेनिफिट मुझे नहीं मिला। तो ये जो 4% होगा ये होगा मेरा रियल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब रियल टर्म्स में आपने कितना मनी अर्न किया ये हमें बताता है रियल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो गया रियल रेट रिटर्न इज इक्वल टू नॉमिनल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन। ओके। उसके बाद यहाँ पे व्हेन द इंटरेस्ट रेट ऑफ इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ द एग्जिस्टिंग बॉन्ड, ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया, जब भी कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, मान लो 7% से 8% हो गया इंटरेस्ट रेट, इससे क्या होगा, 7% का जो बॉन्ड है इसका डिमांड कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी वही, मतलब आरबीआई ने ये बॉन्ड इशू किया था, आरबीआई ये भी बॉन्ड इशू कर रही है, सेम क्रेडिट रेटिंग सेम सब, तो लोगों का इंटरेस्ट इस बॉन्ड की तरफ जाएगा क्योंकि ये ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है, एग्जिस्टिंग पहले का जो अवेलेबल बॉन्ड है, इसका प्राइस क्या होगा, कम होगा। ओके। तो जब भी कभी इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी बढ़ते हैं तो प्राइस ऑफ द एग्जिस्टिंग बॉन्ड कम होते हैं, ये चीज ध्यान में रखो। एक इक्वेशन याद रखो कि प्राइस ऑफ द बॉन्ड जो रहते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपना ये इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड की प्राइस कम होगी, अगर इंटरेस्ट रेट घटे तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी। ये चीज आप ध्यान में रखो। क्यों? ये भी मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी में क्या होगा, अगर अच्छे रेट के बॉन्ड अवेलेबल है तो ऑब्वियसली अगर आपको आरबीआई बता रही है कि इस बॉन्ड पे मैं तुम्हें 7% दूंगी, इस बॉन्ड पे मैं 8% दूंगी, आप कौन सा लोगे, 8% वाला लोगे। इसी वजह से जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है कम इंटरेस्ट रेट वाले, उनका डिमांड कम हो जाएगा, तो उसी कम हुए हुए डिमांड की वजह से उस बॉन्ड की प्राइस गिर जाएगी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारा, बॉन्ड की प्राइस व्हेन द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज डिक्रीजेस। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बॉन्ड की प्राइस गिरेगी, जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तब एग्जिस्टिंग बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी। ये इक्वेशन आप में ध्यान में रखो। ओके। तो आज का ये जो पहला चैप्टर हमारा था, ये पहला पूरा चैप्टर मैंने सिंपली कवर कर लिया है पूरा का पूरा डिटेल में। अगर आपको चाहो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं बुक की लिंक डाल दूंगा, वहां से आप बुक डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको ओवरलुक करना है कर सकते हो, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसके बाद आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। लास्ट में हम ये जो पूरी सीरीज खत्म हो जाएंगे तब जो सैम्पल क्वेश्चन होते हैं वो भी सब देख लेंगे, ताकि आप सब क्वेश्चंस के साथ हैंडी हो जाओ। तो ये चैप्टर मैं खत्म करता हूँ और अगले वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आएगा कल। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने जरूर लेना, ताकि आप ये पूरी सीरीज मिस ना करें। और ये पूरी सीरीज कंप्लीट होते होते मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इंडिविजुअली भी डिसीजन लेना चाहो तो आप आपके म्यूचुअल फंड खरीदने का डिसीजन ले सकते हो, और अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम भी दे रहे हो तो वो एग्जाम आप गारंटी से पास कर सकते हो। तो भूपेंद्र गांगुर्डे साइनिंग ऑफ।